हेलो बच्चों, मैं हूं आपका दोस्त और मेंटोर सत्यम। और आज हम जो नया वीडियो लाए हैं इसमें हम डिस्कस करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 2 ऑफ ज्योग्राफी क्लास 9, दैट इज फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। आज हम समझेंगे कि इंडिया कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी, इन टर्म्स ऑफ फिजियोग्राफिक डिविजन्स। ठीक है, तो हम समझेंगे डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स हैं हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ, और किस तरीके से हमारा जो मैप है उसके अंदर हमारे हिमालयन माउंटेन्स जो हैं वो किस तरीके से ग्रेट हिमालयस, मिडिल हिमालयस और शिवालिक हिमालयस का फॉर्मेशन होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, एनसीईआरटी पढ़ाने का प्राइम मोटिव मेरा क्या है, मैं आपके सामने पीपीटी में भी शो कर सकता हूं, बट एनसीईआरटी से क्या डिफरेंस होता है। एनसीईआरटी आपकी एक रीडिंग हैबिट डेवलप कर देगा, और अगर आप एनसीईआरटी पढ़ना सीख जाएंगे तो आप बिटवीन द लाइंस क्वेश्चंस को पकड़ पाएंगे। तो एनसीईआरटी पढ़ना हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेलिवेंट है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये है हमारा फिजिकल इंडिया का मैप। ठीक है, ये फिजिकल इंडिया का मैप है। तो कुछ भी हम नई चीज सीखेंगे तो यहाँ पे आके प्लॉट करेंगे, ताकि आपको भी क्लियर होता रहे साथ साथ कि हाँ कौन सा एरिया कहाँ पे है। ठीक है, सो यू हैव ऑलरेडी लर्नड अर्लियर दैट इंडिया इज अ वास्ट कंट्री एंड वेराइड लैंड फॉर्म्स। इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स है इंडिया पे, जो कि हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि माउंटेन्स हैं, डेजर्ट्स हैं, प्लेन एरियाज है, प्लेट्यूज हैं, कोस्ट है, आइलैंड्स हैं। ये सारे हैं डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स जो कि इंडिया के अंदर आते हैं। व्हाट काइंड ऑफ टेरेन डू यू लिव इन? क्वेश्चन है, आप कौन से टेरेन में रहते हैं? आप प्लेन्स में रहते हैं या माउंटेन्स में रहते हैं, डेजर्ट में रहते हैं? कौन सी टेरेन में आप रहते हैं? ठीक है, इफ यू लिव इन प्लेन्स यू आर फेमिलियर विद द वास्ट स्ट्रक्चर ऑफ प्लेन लैंड। ठीक है, इन कंट्रास्ट इफ यू लिव इन हिल एरियाज लाइक हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, यहाँ पे रहते हैं आप, तो आपको आइडिया लगेगा कि यहाँ पे रग्ड टेरेन है। ठीक है, माउंटेन्स हैं, वैलीज हैं, ये कॉमन फीचर्स हैं यहाँ का। In fact, our country has practically all major physical features of the earth, like mountains भी हैं, plains भी हैं, desert भी है, plateaus भी है, islands भी हैं। All kinds of physical features are there in our country. लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्ले ग्रेट फिजिकल वेरिएशन। जो लैंड है इंडिया की वो डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल फीचर्स दिखाती है। जियोलॉजिकली जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, ठीक है, पेनिनसुलर प्लेट्यू कौन सा है? ये हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है। ये वाला हिस्सा जो है हमारा, ये पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट है। ठीक है, इसको कहेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक है, बिकॉज वन ऑफ द एंशिएंट लैंड मासेस ऑन द अर्थ सरफेस, कह सकते हैं कि वन ऑफ द एंशिएंट लैंड मासेस है। ठीक है, इट्स वाज सपोज्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक्स। ऑल्सो ये काफी ज्यादा स्टेबल है। देखो देखो, ये वाला जो एरिया है ये स्टेबल नहीं है, बिकॉज ये कंटिन्यूसली जो है तिब्बत प्लेट जो है चाइना की, उसमें कंटिन्यूटली वो है टू प्लेट्स का कोलिजन हो रहा है। तो ये जो है स्टेबल इसलिए नहीं है बिकॉज यहाँ पे ट्रेमर्स, अर्थक्वेक्स जैसी चीजें आती रहती हैं। बट ये लैंड मास जो है काफी ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, इस पे ज्यादा असर नहीं पड़ता, ये स्टेबल लैंड मास है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं स्टेबल। ओके, सो वन ऑफ द एंशिएंट लैंड मासेस, ये तो हमने पढ़ लिया। ठीक है, द हिमालयस एंड द नॉर्दर्न प्लेन्स आर मोस्ट रीसेंट लैंडफॉर्म्स, बिकॉज ये इंडिया जब पहले क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, एक बड़े लैंड मास का हिस्सा थी, पेंजिया का हिस्सा थी, और टूट के वो धीरे 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 कह सकते हैं काफी टाइम, मिलियन ईयर्स अगो, अभी करेक्ट याद नहीं है, बट काफी मिलियन ईयर्स अगो वो पेनिनसुलर इंडिया जो है धीरे धीरे मूव करता रहा ओशन में, और आके जो है, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको दिखाया भी था किस तरीके से वो आके टकराता है। ठीक है, तिब्बत प्लेट से, तो एक सिंटेक्सियल बेंड क्रिएट होता है। मान लीजिए ये हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है इंडिया का, ये देखिए, ये हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से पेनिनसुलर प्लेट्यू है, ये मूव हो रहा है, ये मूव हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से मूव हो रहा था काफी सालों तक, और उसके बाद ये आके, ये हमारी लैंड मास है, ये इससे टकराया। ठीक है, कोलिजन हुआ, और कोलिजन होने के साथ साथ ये जो लैंड मास है ये जब टकराया तो जो अपलिफ्टेड जो लैंड मास था वो अपलिफ्ट हो गया, जिसको हम कहते हैं हिमालयस। हिमालयस का फॉर्मेशन हुआ, और इस तरीके से ना, इस तरीके से हिमालयस का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, अभी हम आपको एक प्रॉपर एक चार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से हिमालयस का फॉर्मेशन हुआ। मैंने आपको लास्ट वीडियो में आई थिंक दिखाया है फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस। ठीक है, तो इस तरीके से जो पेनिनसुलर इंडिया टकराता है, और धीरे धीरे जो है अपलिफ्ट होते हैं लैंडमास, और हिमालयस का फॉर्मेशन होता है। तो इस वजह से कहते हैं कि ये जो लैंडमास है ना कंटिन्यूसली ना कोलाइड हो रहा है। ठीक है, इसको कहते हैं क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कोलिजन। ठीक है, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है। ठीक है, ये तिब्बत की है, ये इंडियन है। ठीक है, तो इसका कोलिजन होगा तो क्या होगा? देखो, जब तो लैंड मास का कोलिजन होता है तो एक लैंड मास नीचे जाता है, एक लैंड मास ऊपर आता है।
ये कॉन्टिनेंट की बात, अगर कॉन्टिनेंटल लैंड मास है उसके साथ भी यही होगा, ठीक है, और ओशनिक क्रस्ट के साथ भी यही होगा। तो एक डिफरेंट सिनेरियो है, डिफरेंट डिफरेंट है। कभी आपको, अच्छा चलो मैं आपको थोड़ा सा बता ही देता हूँ। देखो, तीन तरीके के कोलिजन होते हैं, अर्थक्वेक आने के तीन रीजन होते हैं। पहला होता है, मतलब मेजर रीजन कहते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से हुआ है, यानी प्लेट के टकराने की वजह से कोलिजन हुआ है, अर्थक्वेक आया है, ट्रेमर आया है। तो पहला होता है कि ओशन ओशन कोलिजन कहते हैं इसको, ओशन ओशन कोलिजन। और दूसरा होता है कॉन्टिनेंट ओशन कोलिजन, और तीसरा होता है कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कोलिजन। देखो, ओशनिक प्लेट कौन सी होती है, जो समुद्र होता है, समुद्र की जो नीचे की प्लेट्स होती हैं उसको हम ओशनिक प्लेट कहते हैं, ठीक है। हम उसको ओशनिक क्रस्ट भी कहते हैं, क्योंकि लैंड मास का सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो होता है अराउंड 2 किलोमीटर टू किलोमीटर के अराउंड, उसको हम ओशनिक क्रस्ट कहते हैं। और कॉन्टिनेंट की बात करें तो हम जिस लैंड पे रहते हैं, लैंड मास, उसको हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहते हैं। जब ओशन ओशन की बात आती है, तो जब दो प्लेट टकराती हैं, जब दो प्लेट टकराती हैं, जो ज्यादा डेंसर प्लेट होती है, जो ज्यादा भारी प्लेट होती है, मान लो दो प्लेट ऐसे आके टकराई, और ये वाली प्लेट थोड़ी है, मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये प्लेट है, ये एक तरीके की प्लेट है, ये एक तरीके की प्लेट है। देखो, तब दोनों प्लेट टकराएंगी तो क्या होगा, जो भारी प्लेट होगी ना वो नीचे चली जाएगी फर्स्ट प्लेट के। तो मान लीजिए ये वाली प्लेट, ये प्लेट इस तरीके से आई, ये हमारी ओशनिक प्लेट है, ये भी हमारी ओशनिक प्लेट है, ठीक है, ये टकराई। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये प्लेट टकराएगी तो ये प्लेट ऊपर आ जाएगी, और ये प्लेट इस तरीके से नीचे चली जाएगी। ओशनिक प्लेट, ओशनिक प्लेट, इससे क्या हो रहा है आपको, इसमें देखने में क्या लग रहा है, जब दो प्लेट्स टकरा रही हैं तो जो डेंसर प्लेट है, जो भारी प्लेट है, वो नीचे चली जाएगी, और उससे क्या होगा, ये नीचे जाएगी, और नीचे जाके जब मैग्मा इसको कन्वर्ट कर देगा, मतलब ये लैंड मास जो है मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएगा, तो धीरे धीरे ये अपलिफ्ट होने लगेगी, ये लैंड मास अपलिफ्ट होने लगेगा और ये नीचे जाने लगेगा, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, ये लैंड मास नीचे जाने लगेगा, ये अपलिफ्ट होने लगेगा, ठीक है। इसी तरीके से जब ये थोड़े टाइम बाद क्या होगा, ये इस तरीके से कुछ माउंटेन्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, और ये प्लेट ऐसे नीचे रहेगी, और ये प्लेट इस तरीके से होगी। समझ रहे हैं ना, ये प्लेट का देखो किस तरीके से इतनी ऊपर चली गई है, और ये प्लेट इसकी नीचे जा रही है इस तरीके से, ठीक है। और ये जो फॉर्मेशन हो रहा है माउंटेन्स का, इसको हम कहेंगे मिड ओशनिक रिज, यानी जो समुद्रों के बीचों बीच छोड़े आपको पहाड़ दिखते हैं, सी माउंट दिखते हैं, वो इसी वजह से फॉर्म होते हैं जब ओशन ओशन प्लेट का कोलिजन होता है। इस टाइम पे भी अर्थक्वेक आने की पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। दूसरा हो सकता है कॉन्टिनेंट ओशन का कोलिजन, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो आपके लिए मैं एक पेज ले लेता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। यहाँ पे समझाते हैं आपको किस तरीके से ओशन ओशन कॉन्टिनेंट ओशन का कोलिजन होता है, ठीक है। मान लो ये हमारी कॉन्टिनेंटल प्लेट है, कॉन्टिनेंटल प्लेट, और ये हमारी ओशनिक प्लेट है, ठीक है। तो भारी कौन सी है, डेंसर कौन सी है, देखो ओशनिक प्लेट हमेशा डेंसर होगी कॉन्टिनेंटल से, इसीलिए वो इतनी नीचे है, ठीक है, इसीलिए वो नीचे क्योंकि वो भारी है, डेंसर है। तो क्या होगा, ये प्लेट नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसका कोलिजन हो रहा है, ये इधर आ रही है, ये इधर आ रही है, ये इस वजह से होता है बिकॉज ऑफ कन्वेक्शनल करंट ऑफ मैग्मा। मैग्मा इस तरीके से फ्लो करता है, इस तरीके से फ्लो करता है, और ये वाला मैग्मा इस तरीके से फ्लो कर रहा है। तो ये दोनों प्लेट्स को आपस में टकराने पे मजबूर कर रहा है, क्योंकि नीचे जो कन्वेक्शनल करंट चल रहा है उसकी वजह से ये आपस में टकराने की पॉसिबिलिटी होने के चांसेस है। तो क्या होगा, जब ये आपस में आ रहे हैं तो ये प्लेट इसके साथ टकराएगी, ठीक है। और यहाँ पे एक सिनेरियो और होता है, वो आपको मैं बाद में बताऊंगा, कभी अगर ऐसा कोई सिनेरियो बनेगा तो मैं बताऊंगा, बट अभी आप ओशन ओशन का समझो, आप कॉन्टिनेंट ओशन का समझो। ये इसके साथ आई, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट ऊपर चली जाएगी, और ये ओशनिक प्लेट इस तरीके से नीचे आ जाएगी, इस तरीके से, ठीक है। ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये ओशनिक प्लेट है। लेकिन ये जो कॉन्टिनेंट, ये जो अंदर मैग्मा है, ये हमारा जो मैग्मा ये चल रहा है, ये जो है इसको पिघलाने लगेगा। इसको पिघलाएगा तो क्या होगा, जब इसको पिघलाएगा ना, तो इस तरीके से ना कुछ फॉर्मेशन होगा मैग्मा का। और मैग्मा क्या होता है ना, मैग्मा ऊपर आता है जब गर्म होता है, तो जब मैग्मा ऊपर आएगा तो ये इस तरीके से ना, इस तरीके से, और यहाँ पे ना वोल्केनिक माउंटेन्स फॉर्मेशन होगा, वोल्केनिक जो वोल्केनोज की माउंटेन होती है, ठीक है। इस तरीके से फॉर्मेशन होता है, माउंटेन्स का फॉर्मेशन इसी वजह से होता है। मान लो देखो, ये प्लेट जो है ना, यहाँ पे ना, ये जो ना रगड़ रही है प्लेट, एक दूसरे को प्लेट रगड़ रही है, तो ये प्लेट है ना, इसके ऊपर का जो हिस्सा है ना, इसको इस तरीके से, इसको देखो इस तरीके से, इसको ऐसे ना रगड़ के ना, इसके ये जो पार्टिकल्स है ना, इसको ऊपर मूव करेगी, इस वजह से ना ऐसे फॉर्मेशन हो जाता है माउंटेन्स का,
यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ वोल्केनिक माउंटेन्स का, क्योंकि ओशनिक प्लेट जब नीचे गई तो धीरे-धीरे मैग्मा ने उसको लैंड को पिघलाया और उसको भी मैग्मा में कन्वर्ट कर दिया। और जब मैग्मा एक्सेस अमाउंट में आ जाएगा, यहाँ पे मैग्मा एक्सेस अमाउंट में आ गया, तो धीरे-धीरे ऊपर जाएगा और धीरे-धीरे ऊपर जाएगा तो ये पहाड़ों के थ्रू निकलने लगेगा। इसको हम कहेंगे वोल्केनिक माउंटेन्स। वोल्केनिक माउंटेन्स। इसके पहले में समझा हमने सी माउंट जो था, ठीक है? चैप्टर पे भी आएँगे, देखो ये पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है, आपको कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए, फॉर्मेशन क्यों हुआ। ठीक है, हमने 2 तरीके के माउंटेन पढ़े, एक तो पानी के अंदर जो माउंटेन बन रहे हैं, उसके अंदर से भी मैग्मा निकलेगा, क्योंकि ओशनिक प्लेट काफ़ी ज़्यादा नीचे जाती है, वो मैग्मा में कन्वर्ट होती है और उसके अंदर से भी मैग्मा से निकलता है। देखो, इसका प्राइम एग्ज़ाम्पल है वोल्केनिक माउंटेन्स का, हमारा क्या कहते हैं अ रॉकीज़ एंड ठीक है, एंडीज़ माउंटेन्स जो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में बनती हैं, ठीक है? और हम कह सकते हैं कि जो भी वोल्केनिक माउंटेन्स लैंड के ऊपर बनते हैं, ठीक है? ये 2 काइंड ऑफ वोल्केनिक माउंटेन्स जो बन रहे हैं, ये हमारा कॉन्टिनेंट ओशन की वजह से बन रहे हैं। जो ओशन की वजह से बन रहे हैं, वो होते हैं लाइक आपने हवाई आइलैंड देखा होगा, ठीक है? मौना लिया, मौना किया, ये सब कुछ-कुछ आइलैंड्स हैं, कभी हम डिस्कस करेंगे अच्छे से, मैं आपके सामने इसको लेके आऊँगा पूरा कांसेप्ट ज्योग्राफी का। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा उसमें, ठीक है? तो उस तरीके से माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है। देखो, थर्ड काइंड ऑफ जो फॉर्मेशन होता है माउंटेन्स का, वो होता है हमारा हिमालय वाला, जहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता वोल्केनिक इरप्शन? देखो, पहले वाले में वोल्केनिक इरप्शन हुआ क्योंकि ओशनिक प्लेट काफ़ी नीचे चली गई और मैग्मा का एक्सेस हो गया और मैग्मा ऊपर आने की कोशिश करता है और ज़मीन को ऐसे तोड़ता है, तोड़ के माउंटेन्स के थ्रू निकल जाता है। कॉन्टिनेंट ओशन में भी यही हुआ, बट कॉन्टिनेंट में ऐसा नहीं होता। कॉन्टिनेंट में ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि दोनों ही प्लेट काफी ज्यादा थिक होती हैं। मान लो ये हमारी प्लेट है, कॉन्टिनेंटल प्लेट, और ये भी हमारी कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ठीक है? दोनों काफी थिक हैं, तो दोनों ना क्या कहते हैं, जो दूसरी प्लेट होगी ना, जो थोड़ी सी डेंसर होगी, वो एकदम नीचे नहीं जाएगी, वो क्या होगा उसका, वो इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगी। देखो, इस तरीके से ये प्लेट ऐसे रहेगी और ये प्लेट ना इसकी स्लाइड हो जाएगी बीनीथ, इस तरीके से, इस तरीके से। कॉन्टिनेंटल प्लेट क्या हुआ इसमें, ओशनिक प्लेट में तो क्या होता है, वो नीचे चली जाती है, जब नीचे जाती है तो मैग्मा उसको कन्वर्ट कर देता है, फॉर्म इसको पिघला देता है और उससे एक्सेस अमाउंट ऑफ मैग्मा हो जाता है, इससे वोल्केनिक इरप्शन होने के चांसेस होते हैं। बट इस केस में वोल्केनिक इरप्शन होने के चांसेस नहीं होगी, क्योंकि इसको हम कहेंगे डबलिंग ऑफ अर्थ क्रस्ट। डबलिंग ऑफ अर्थ क्रस्ट, ठीक है? डबलिंग ऑफ अर्थ क्रस्ट हो रहा है, मतलब दोनों जो प्लेट्स हैं वो टकरा रही हैं और एक प्लेट जो हल्की डेंसर है उसके नीचे स्लाइड बीनीथ करेगी, स्लाइड हो जाएगी, ना कि सबडक्ट होगी। सबडक्शन और स्लाइड का मतलब अलग होता है। स्लाइड का मतलब उसके साथ साथ चलेगी और सबडक्शन का मतलब नीचे चली जाएगी, जैसे हमने दिखाया था ओशनिक वाले में। अब इससे क्या होगा, ये जो यहाँ से घर्षण हो रहा है ना, इस वजह से ना, ये देखो, ये जो एट्रीशन, मतलब यहाँ पे जो मलबा निकल रहा है, ये मलबा ना फोल्ड होता रहेगा, फोल्ड माउंटेन्स क्रिएट होंगे। देखो, ये फोल्ड माउंटेन्स क्रिएट होंगे यहाँ से, इसका भी ये जो है फोल्ड हो रहा है और यही हमारा जो फॉर्मेशन है वो हिमालयास का है, ठीक है? फॉर्मेशन ऑफ हिमालयास, ये हमारी तिब्बत की प्लेट है और ये हमारी इंडियन प्लेट है, ठीक है? मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने इसके इसके एक चार्ट भी रखा हुआ है, ठीक है? आपको दिखाता हूँ मैं किस तरीके से फॉर्मेशन होता है हिमालयास का। ये देखो, ठीक है? देखिए, देखो इस तरीके से, ये हमारी की जो है, ये हमारी तिब्बत की प्लेट है, ये हमारी इंडियन प्लेट है। तो इंडियन प्लेट जो है, देखो, इंडियन प्लेट ये रही, ये भी इंडियन प्लेट का ही पार्ट है। ग्रेट प्लेन्स कहते हैं इसको। ग्रेट प्लेन्स यानी जो जमीन बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है, क्योंकि ये टकराई है, तो इसके जो ऊपर का कंक्रीट है, मतलब ऊपर का जो मलबा है, वो बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, फर्टाइल हो जाता है, क्योंकि क्योंकि ऊपर की जो सॉइल है ना, वो टूटती है पत्थरों से और वो बहुत ज्यादा प्लेन फर्टाइल होती है, इसलिए हम उसको प्लेन एरिया में कंसिडर करते हैं, ग्रेट प्लेन्स कहते हैं, बिकॉज यहाँ पे उपज जो है एग्रीकल्चर की जो है बहुत ज्यादा अच्छा है। देखो, पहली फॉर्मेशन हुई हमारी शिवालिक्स की, शिवालिक की फॉर्मेशन हुई, फिर उसके बाद हमारी मिडल हिमालयास की और उसके ऊपर हमारी ग्रेट हिमालयास की। ये इस तरीके से हमारे हिमालयास का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, लाइन बाय लाइन, क्योंकि प्लेट एकदम से टकराई, धीरे धीरे टकराती रही, जब धीरे टकराती है, हो सकता है कुछ टाइम बाद, आज से आज से मान लो 500 to 1000 ईयर्स या 10,000 ईयर्स, कुछ भी कह सकते हैं, एक और लेयर ऐसे डेवलप हो जाए इसके नीचे, माउंटेन की, ठीक है, माउंटेन की एक और लेयर ऐसे डेवलप हो जाए, हो सकता है, क्योंकि प्लेट हमेशा सबडक्ट करती है। ये प्लेट
ऐसी है, ये प्लेट इसके नीचे स्लाइड बीनीथ होती रह रही है, होती रह रही है, होती रह रही है, आगे बढ़ती रह रही है, ये भी आगे बढ़ रही है। तो जो हो रहा है, कोलिजन हो रहा है, वो कंटिन्यूस है, ठीक है, आपको पता नहीं चलता। इसलिए कभी कभी ट्रेमर्स आते हैं, अर्थक्वेक्स आते हैं, क्योंकि अचानक से कुछ आपको झटका महसूस होता है। अर्थक्वेक होने का मेजर रीजन यही है, ठीक है। मे बी आपको ना पता हो, लेकिन मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि अर्थक्वेक आने का मेजर रीजन क्या है, कोई आपको बताएगा नहीं कि ये सब चीजें। मैं आपको अच्छे से डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि देखो, माइंड में एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसका क्या रीजन है, बेसिक पीछे की फिलोसफी क्या है, ठीक है सर। हो सकता है कि मैं नया हूँ, आपको मेरे साथ कनेक्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगे, बट अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सबके साथ शेयर भी कीजिए, ठीक है, सबको नॉलेज एनहेंसमेंट होना चाहिए, ठीक है, और थोड़ा सा प्रमोट भी कीजिए, क्योंकि आपके साथ मैं भी थोड़ा, ठीक है। तो ये देखो, ये वाला जो है ना, देखो, अब पहला जो स्ट्रक्चर है, ये जो ग्रेट हिमालयस की भी, इसको कहते हैं ITSZ, इंडो सैंकोस फ्यूचर जोन। पढ़ने की मतलब याद करने की जरूरत नहीं, खाली समझ लो, देख लो, खाली अभी काम नहीं आएगा, बाद में काम आएगा। दूसरी जो लाइन बनी, मतलब टकराने के बाद जो लेयर बनी, उसकी जो बाउंड्री है उसको कहते हैं MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ये दूसरी बाउंड्री है। थर्ड बाउंड्री है मेन बाउंड्री फॉल्ट, और लास्ट है हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। यानी तीन चार तरीके के फॉल्ट बनते हैं जब ये हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है। ये हमारी ग्रेट प्लेन्स है, जैसे हमें पता है कि यहाँ पे उपजाऊ उपज बहुत अच्छी है, इसलिए हम उसको ग्रेट प्लेन्स कहते हैं, और सारी नदियां भी यहीं पे बहती हैं, पहाड़ों से भी दिखाएंगे मैप में। और ये जो हमारा पेनिनसुलर हाईलैंड है, ये बहुत ज्यादा जाऊंगी, क्योंकि हार्ड क्रिस्टलाइन आर्कियन रॉक है यहाँ पे, ठीक है। समझने की जरूरत नहीं है आर्कियन का मतलब क्या है, क्रिस्टलाइन का मतलब है, मत समझो, खाली ये देखो कि मैं बता क्या रहा हूँ आपको, ताकि आपके माइंड में पिक्चर क्लियर है कि क्या होता है। ये हार्ड रॉक होती है, डेक्कन प्लेट्यू पेनिनसुलर प्लेट्यू वाला रीजन, बहुत ज्यादा अच्छी उपज नहीं होती यहाँ पे, तो कह सकते हैं, यानी इरिगेशन की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होगी तब जाके होगी, तो कह सकते हैं कि ये जो है हमारा हाईलैंड है, प्लेट्यू है, और ये हमारा हिमालयस का फॉर्मेशन, ठीक है। तो चलिए अब ना चैप्टर को अच्छे से स्टार्ट कर लेते हैं, काफी लेट जाएगा नहीं तो, ठीक है। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ जियोलॉजी, हिमालयन माउंटेन्स फॉर्म एन अनस्टेबल जोन। मैंने बताया क्यों अनस्टेबल जोन है, क्योंकि प्लेट के कोलिजन जो है बहुत ज्यादा तगड़े तरीके से हो रहा है, तो कोलिजन हो रहा है तो ट्रेमर्स आते रहेंगे, हिलती रहेगी जमीन, तो अर्थक्वेक आने के चांसेस हैं, इसलिए इसको अनस्टेबल जोन कहते हैं। द होल माउंटेन सिस्टम ऑफ हिमालय रिप्रेजेंट अ वेरी यूथफुल टोपोग्राफी विद हाई पीक्स, डीप वैलीज एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर्स। देखो, यंग माउंटेन्स क्यों है, माउंटेन यंग कब है, आप और मैं यंग कैसे हैं, हम क्योंकि हमारे अंदर एनर्जी है, एनर्जी है, हम लोग डेवलप हो रहे हैं, हम ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए हम यंग हैं। अगर कोई बूढ़ा इंसान है तो आप उसको नहीं कहोगे कि वो यंग है, वो कहीं उसको कहोगे ओल्ड, क्योंकि एनर्जी कम है, ठीक है, एनर्जी कम है सबसे पहली बात तो, और उसके बाद वो क्या कहते हैं, ग्रो नहीं हो रहा और वो ढल रहा है, ठीक है, इसको हम ओल्ड कहते हैं। यंग इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूस कोल्यूजन हो रहा है, और मैंने आपको बताया कि हो सकता है थोड़े सालों बाद, 1000 साल बाद, 2000 साल बाद, एक और लेयर ऑफ हिमालयस का बन जाए, लाइक शिवालिक के बाद। तो ये क्या है, कंटिन्यूसली ये ग्रो हो रहा है, हिमालयस की फॉर्मेशन होती रह रही है, हाइट बढ़ती रह रही है, इस वजह से। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर फाउंड बाय अलुवियल डिपॉजिट। जैसे नॉर्दर्न प्लेन्स जो मैंने आपको दिखाए थे, नॉर्दर्न प्लेन जो कि बहुत ज्यादा अच्छा एरिया, प्लेन एरिया है, उपजाऊ जमीन है, ठीक है, वहां पे एलुवियल डिपॉजिट बहुत ज्यादा है। क्यों, क्योंकि जो पत्थर टूटे, वो जब क्रश होता है कोई चीज, ठीक है, क्रश हुई और उसके बाद जो वो फैल गया मिट्टी वहां पे, उससे वो एलुवियल सॉइल में अंदर कन्वर्ट हो गया। द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज कंपोज्ड ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। जो हमारा पीछे का हिस्सा था प्लेट्यू वाला, जो थोड़ा हार्ड रॉक थी, क्रिस्टलाइन रॉक थी, उस पे इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं। ये कब डेवलप होती हैं, जब नीचे का मैग्मा ऊपर आता है और पूरे जमीन पे फैल जाता है, तो ठंडा होने के बाद या तो इग्नियस रॉक बनाता है या तो मेटामॉर्फिक रॉक बनाता है, ठीक है, विद जेंटली राइजिंग हिल्स एंड वाइड वैलीज। राइजिंग हिल्स मतलब वेस्टर्न घाट्स, और ईस्टर्न घाट्स, जो ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स है वो हमारे पहाड़ हैं एक तरीके से। घाट्स घाट्स का मतलब है वो पहाड़ है, ठीक है, वो फॉर्मेशन है थोड़ी बहुत हमारी माउंटेन्स की, छोटे छोटे माउंटेन्स की। तो वो एरिया जो है वो बना क्यों है, क्योंकि नीचे से मैग्मा आया। मैग्मा कब आया, जब हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू मूव कर रहा था टुवर्ड्स तिब्बत आफ्टर ब्रोकिंग फ्रॉम द पेंजिया। तो जब मूव कर रहा था, तो मूव करते करते बीच में एक ऐसा स्पॉट आता है, इसको कहते हैं रीयूनियन हॉटस्पॉट। रीयूनियन हॉटस्पॉट का मतलब वहां पे मैग्मा निकल रहा है बाहर समुद्र के नीचे से, समुद्र के नीचे से रीयूनियन हॉटस्पॉट की वजह से मैग्मा निकल रहा है। तो जब तक वो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू उस एरिया में था, ठीक है, आगे मूव होने से पहले उस एरिया में था, उतनी देर में जो डेक्कन प्लेट्यू था वो फॉर्मेशन हो गया। मतलब डेक्कन प्लेट्यू मतलब वो जो मैग्मा निकला वो आके पूरे इंडिया की प्लेट्स पे जम गया, ठीक है। और उसके बाद जब इंडिया आगे मूव हो गया, तो वो ठंडा होके इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स बना दिया उसने, और वो थोड़ा एरिया हार्ड एंड क्रिस्टलाइन बना दिया, ठीक है। अब मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स देखते हैं इंडिया के कौन कौन से हैं।
ठीक है। तो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिवीजन्स, ठीक है। ये हमारे फॉलोइंग जो है फिजिकल फिजियोग्राफिक डिवीजन है, लाइक हिमालयाज है, जैसे मैंने बताया हिमालय, फिर हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स है, फिर पेनिनसुलर प्लेट्यू वही बता दिया मैंने, फिर हमारा इंडियन डेजर्ट भी आता है, एक होता है हमारा हॉट डेजर्ट, ठीक है, एक हॉट डेजर्ट है जिसको थार डेजर्ट भी कहते हैं, और एक हमारा कोल्ड डेजर्ट है जिसको लद्दाख, मुझे लद्दाख में कोल्ड डेजर्ट है। फिर हमारे कोस्टल प्लेन्स हो गए, लाइक हमारी जो दोनों कोस्ट लाइन्स है वो, और हमारे आइलैंड्स हो गए लाइक लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं हमारे हिमालयन माउंटेन्स। हिमालय माउंटेन्स किस तरीके से फॉर्म हुए और क्या क्या, मैंने बता दो दिया ये, बाकी हम थोड़ा बहुत एनसीईआरटी से समझेंगे क्या बोलना चाह रही है एनसीईआरटी। सो हिमालयाज, द हिमालयस जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स स्ट्रेच ओवर नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। फोल्ड माउंटेन्स क्यों है मैंने बताया, क्योंकि जब कोलिजन होता है तो एक्रीशन जो होता है वो फोल्ड होता है वो, और आगे माउंटेन्स का फॉर्मेशन करता है, राइट। और उसके बाद क्या कहते हैं वो, ठीक है। तो फोल्ड मैंने बताया कि फोल्ड क्यों होता है, फोल्ड बिकॉज एक्रीशन जो होता है इकट्ठा होता है और धीरे धीरे जो क्या कहते हैं मटेरियल जो होता है कॉन्क्रीट होता है वो क्या कहते हैं इकट्ठा होता रहता है और फोल्ड माउंटेन्स की तरह फॉर्मेशन करता है, इस तरीके से फोल्ड होता है, ठीक है। इस तरीके से कुछ फोल्ड होता है हमारा जो डस्ट वो पार्टिकल्स होते हैं। दीज माउंटेन्स रेंजेस रन इन अ वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन, ये हमारा वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन किस तरीके से, ये देखो, ये हमारा वेस्ट डायरेक्शन है और ये हमारा ईस्ट डायरेक्शन है, मूव होते हैं इस तरीके से, कुछ मूव होते हैं हमारे वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। एक चीज और मैं बता दूं आपको, ये जो हिस्सा होगा ना ये थोड़ा सा ना इसका जो रेंज होगा, मतलब हिमालय का रेंज होगा थोड़ा वाइड होगा, ये वाइड होगा, और यहाँ आते आते ये जो फॉर्मेशन है हिमालय का ये थोड़ा सा इसका हिस्सा जो है पतला हो जाएगा, मतलब एरिया जो कवर हो रहा है यहाँ पे देखो मोटा हो रहा है, ठीक है, और ये आते 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 ऐसे 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 आके छोटा हो जाएगा एरिया, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे वेस्ट टू ईस्ट फॉर्मेशन माउंटेन में आ रहा है, ठीक है। और इंडस टू ब्रह्मपुत्रा भी कहते हैं, क्योंकि इस लेफ्ट वाले हिस्से में जहाँ पे थिक है फॉर्मेशन वहां से इंडस नदी फ्लो करती है, और यहाँ अरुणाचल प्रदेश के आके जहाँ पे बेंड हो रहा है, सिग्निफिकेंट बेंड हो रहा है, वहां से ब्रह्मपुत्रा नदी आती है। द हिमालयाज रिप्रेजेंट द लॉफ्टीएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन बैरियर्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। लॉफ्टीएस्ट का मतलब कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा हाई रेंज है, मतलब है, क्या कहते हैं हाइट बहुत ज्यादा है, ठीक है। दे फॉर्म एन आर्क विच कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2400 किलोमीटर, जैसे मैंने बताया सिंटेक्सियल बेंड क्रिएट करती है इस तरीके से, ये 2400 किलोमीटर है, ठीक है। ये अरुणाचल प्रदेश से होते हुए थे, और ये जो है ना ये जो हिस्सा आ रहा है इधर की साइड, मैं आपको इसमें दिखाता हूँ, ये जो हिस्सा आ रहा है ये हिस्सा यहाँ तक, ये सिर्फ यहीं आके नहीं रुकता, आपको दिखेगा नहीं बट समुद्र के नीचे से भी यहाँ पे तो है, यहाँ तक आ रहा है ये अंडमान और निकोबार आइलैंड्स का फॉर्मेशन भी इसी वजह से हुआ था यहाँ पे, क्योंकि ये माउंटेन का हिस्सा यहाँ तक आया था, मतलब इतना तगड़ा इम्पैक्ट था। यहाँ पे दोनों प्लेट जो होती है ना, देखो आपको लगेगा ये समुद्र है भाई, ये तो एक ही प्लेट है, नहीं, इसके नीचे दो प्लेट्स हैं जो टकराई हैं, मतलब ये टकराई है प्लेट यहाँ पे, और इस प्लेट के टकराने की वजह से इतना इम्पैक्ट हुआ इस पे, इतना ज्यादा इम्पैक्ट हुआ कि लैंड उठ गई, अपलिफ्ट हो गई लैंड, अपलिफ्ट होने की वजह से ये यहाँ तक हल्की हल्की यहाँ तक ये आइलैंड का फॉर्मेशन भी क्रिएट कर दिया है, ठीक है। तो ये हमने समझा, ठीक है। द विद वेराइज फ्रॉम 400 किलोमीटर इन द कश्मीर, यानी कश्मीर वाले रीजन में जो हमारा हिमालय माउंटेन का विद है यानी चौड़ाई है वो 400 किलोमीटर है, और ये अरुणाचल में आते आते 150, यानी इसलिए मैंने कहा पतला हो जाता है, थोड़ा सा नैरो हो जाता है। द एल्टीट्यूडनल वेरिएशंस आर ग्रेटर इन द ईस्टर्न हाफ ऑफ दोस इन द वेस्टर्न हाफ, और जो हाइट का डिफरेंस है वो ज्यादा हाइट कह सकते हैं कि अरुणाचल में है, अरुणाचल के अंदर जो टोपोग्राफी डिफरेंट डिफरेंट होती है, देखो हाइट के ऊपर भी टोपोग्राफी डिफरेंट होती है, ठीक है। तो वहां पे भी थोड़ा सा हमारा क्या कहते हैं कह सकते हैं ईस्टर्न माउंटेन्स के अंदर जो हमारा ये क्या कहते हैं एल्टीट्यूडल वेरिएशन से वो डिफरेंट है। अभी मैं बताऊंगा एल्टीट्यूडल वेरिएशन क्या होता है, ठीक है, अभी अभी समझेंगे। द हिमालयस कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस इन इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के अंदर 3 पैरेलल रेंजेस में डेवलप हुआ है। ग्रेटर हिमालयस मैंने बताया, मिडल हिमालयस और शिवालिक, इसको हम लेसर हिमालयस भी कहते हैं। अ नंबर ऑफ वैलीज लाई इन बिटवीन दीज रेंजेस, ठीक है, और इनके बीच में वैलीज भी आती हैं, ठीक है, ग्रेटर और मिडल के बीच में, मिडल और शिवालिक के बीच में, ठीक है, वैलीज आती हैं। द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज इज नोन एज द ग्रेटर इनर हिमालयस और द हिमाद्री, ग्रेटर हिमालयस और हिमाद्री भी कहते हैं, ठीक है, इसको इनर हिमालयस भी कहते हैं। इट इज वन ऑफ द कंटिन्यूअस रेंज कंसिस्टिंग ऑफ लॉस्टियस्ट पीक्स विद एन एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर, लाइक माउंट एवरेज की हाइट, और 8848 है, और बाकी माउंटेन जो है।
इट कंटेन्स ऑल प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स, जो ज़्यादा ऊँची-ऊँची पीक्स हैं वो इसी ग्रेट हिमालयाज़ में है। और एक कंटीन्यूअस पीक है, मतलब मिडल में तो बीच-बीच में टूट-टूट के है, मतलब एरिया में गैप है, बट कंटीन्यूअस जो माउंटेन है वो हमारा ग्रेट हिमालयाज़ है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है? कि किस तरीके से फॉर्मेशन हुआ ग्रेट हिमालयाज़ का और इन सब का, ठीक है? देखो, मैंने बताया ना कंटीन्यूअस माउंटेन है, तो कुछ इस तरीके से माउंटेन है हमारा। देखो, ये हमारा ये नंगा पर्वत से नामचा बरवा, ये हमारी पीक्स हैं। हाई कह सकते हैं कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक स्टार्टेड है, मतलब नाम नंगा पर्वत जो है हमारा हाईएस्ट पीक है ग्रेट हिमालयस की स्टार्टिंग में, और नामचा बरवा जो है लास्ट वाला माउंटेन है। यहाँ से देखो इंडस नदी, कैलाश मानसरोवर एक ग्लेशियर है, वहां से इंडस नदी आती है, ठीक है? और ब्रह्मपुत्रा भी यहीं पे एक ग्लेशियर है, वहां से आती है, यानी ग्लेशियर्स का पानी पिघलता है और धीरे 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 जो क्या कहते हैं प्लेट, क्या कहते हैं जमीन होती है, जमीन के साथ साथ चलती रहती है, और जहां भी उसको जगह मिलती है, यानी अब क्या है, अब पानी को इस तरीके से थोड़ा सा छोड़ेंगे तो पानी यूं 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 फ्लो करेगा, इस तरीके से फ्लो करेगा, उसी तरीके से फ्लो होता है, ठीक है? ये ऊंची प्लेट है, ये वाली प्लेट ऊंची है, ये प्लेट थोड़ी सी नीचे है, तो पानी ऊपर से नीचे आ रहा है, यानी इंडस नदी से इंडस नदी बन के आ रही है फ्रॉम द कैलाश मानसरोवर, ये ग्लेशियर, और यहाँ से ब्रह्मपुत्र सिंटेक्सिल बेंड, रिवर इंदस एंड रिवर ब्रह्मपुत्र टेक सडन साउथवर्ड बेंड टू एंटर इंडिया, ये यहाँ से बेंड ले रही है, ठीक है? ये यहाँ से बेंड ले रही है और इंडिया के अंदर एंटर हो रही है, ठीक है? थोड़ा सा हिमालयस के बारे में देख लेते हैं, जरूरत नहीं बट समझने के लिए लिख लेते हैं। मान लो ये हमारी काराकोरम रेंज है, कैलाश है ये, ठीक है? ये हिस्सा जो है, इस पॉइंट से देखो तो ये जो पॉइंट है ये वाला, इसको कहते हैं हम NJ9842, ये होता है हमारा सियाचिन ग्लेशियर, ये हिस्सा जो है सियाचिन ग्लेशियर है। इसके लेफ्ट ये वाला हिस्सा, वेस्टर्न वाला हिस्सा जो है पीओके का पार्ट है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का पार्ट है, और ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये हमारा अक्साई चीन है, ये चाइना चाइना के पास है। दोनों ही इंडिया के, ठीक है, हिस्से हैं, बट दोनों का इलीगल कब्जा है फ्रॉम पाकिस्तान एंड फ्रॉम चाइना। ये वाला हिस्सा हमारा, ये वाला हिस्सा पाकिस्तान के पास है, एलओसी, जिसको हम लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। और ये वाला हिस्सा जो है अक्साई चीन का है, इसको एलएसी कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है? और ये सियाचिन ग्लेशियर जो है, यहाँ पे ग्लेशियर ऐसे तरीके से बना हुआ है, इसको कहते हैं NJ9842, ये पीक का हाईएस्ट पीक का माउंट सियाचिन ग्लेशियर में जो पीक है उसका नाम है NJ942, ठीक है? और यहाँ पे हमारी नंदा देवी माउंटेन है, और यहाँ पे काला पानी जो है नेपाल के साथ जो हमारा बाउंड्री डिस्प्यूट है वो है, ठीक है? ये थोड़ा बहुत मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, परेशान मत होना कि मेरे को याद नहीं है, मेरे को पता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, समझने के लिए देखो, ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट थिंकिंग इमेजिनेशन, अगर आप इमेजिन करोगे ना तो आप बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको इमेजिन करवाया कि किस तरीके से होता है। सिर्फ रट्टा लगाएंगे ना तो क्लियर नहीं होगा, एग्जाम में भूल जाएंगे, इसलिए ये सब चीजें जो मैं करवा रहा हूँ ना, ये एक कॉम्प्लीमेंट्री है, एनसीईआरटी भी पढ़ रहे हैं साथ साथ ये भी कर रहे हैं, ताकि आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर हो जाए कि इंडिया दिखता कैसे है बेसिकली, सिर्फ मैप के थ्रू नहीं, एक्चुअल में क्या है, क्या कंडीशंस हैं, कौन कौन से हिस्से कहाँ कहाँ हैं। जैसे ये वाला अक्साई जिन का एरिया है, इसको हम वेस्टर्न सेक्टर यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। यहाँ पे एक पैंगोंगसो लेक है, जहाँ पे काफी ज्यादा डिस्प्यूट होते हैं इंडिया और चाइना के, पैंगोंगसो लेक कहते हैं। फिर ये हमारा काला पानी रीजन है, ये हमारा नेपाल और इंडिया का जो हिस्सा है, ठीक है? 2 मिनट के लिए मैं अपना वीडियो ऑफ कर रहा हूँ ताकि आपको स्क्रीन पूरी दिखे। देखो, ये वाला जो हिस्सा है हमारा काला पानी वाला रीजन है, ठीक है? यहाँ ये ट्राई जंक्शन है इंडिया, नेपाल और चाइना का। फिर ये जो हिस्सा है, ये हमारा, ये मिडिल सेक्टर कहते हैं इसको, नेपाल है, ये नेपाल कंट्री है। फिर ये भूटान है, देखो यहाँ पे भी एक एरिया है जिसको हम नाथुला पास कहते हैं, सिक्किम में, काफी मूवीज में आपने नाथुला पास सुना होगा, ठीक है? तो और ये फिर हमारा इस तरीके से हमारा अरुणाचल के फॉर्मेशन में माउंटेन्स का, ठीक है? ये जरूरत नहीं है डोकलाम प्लेट्यू ये सब मत करो, लेकिन ये देखो, ये सेक्टर मिडिल सेक्टर है, ये ईस्टर्न सेक्टर है, ये वेस्टर्न सेक्टर है, यहाँ पे एलएसी है, यहाँ पे मैकमोहन लाइन है, ये जो लाइन है, ये चाइना है, ये इंडिया है, तो इनके बीच में जो लाइन है इसको हम कहते हैं मैकमोहन लाइन, ठीक है? ये ब्रिटिशर, एक ब्रिटिश थे मैकमोहन जिसका नाम था, उसने ये लाइन ड्रॉ करी थी, ठीक है? इसलिए इनका नाम होगा मैकमोहन लाइन, ठीक है? देखो इस तरीके से जो हमारा इंडिया है ट्रैवल किया था, मैंने आपको दिखाया नहीं था, ये देखो हमारी इंडियन पेनिनसुलर प्लेट है, ये मूव कर रही है अराउंड 71 मिलियन ईयर्स अगो,
अराउंड 71 मिलियन ईयर्स अगो। और उसके बाद ये हमारी और मूव करी, ठीक है, मूव करते करते टकरा गई, कोलिजन हुआ और यहीं से फॉर्मेशन हुआ हमारे हिमालयास का। देखो यहाँ पे लिखा 16 सेंटीमीटर पर ईयर, फिर 5 सेंटीमीटर पर ईयर, ये जो है रेट है मूव होने का, ठीक है। पहले एक साल में 16 सेंटीमीटर मूव होता था, फिर 5 सेंटीमीटर मूव होने लग गया, थोड़ी स्पीड कम हो गई, ठीक है। देखो मैंने बताया ना, ये हमारी इंडियन प्लेट है, ये यूरेशियन, यूरेशियन का मतलब है तबियत वाली, चाइना वाली, उस वो देखो वो भी वही प्लेट है जो कह सकते हैं, हमारी वो प्लेट है, एशिया की प्लेट है, इसको यूरेशियन प्लेट भी कहते हैं, ठीक है। एशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, कुछ भी कहो, कोई दिक्कत नहीं। हम तिब्बत प्लेटू के नाम से समझते हैं इसको। तो ये देखो ये मूव हुई, ये हमारी जो प्लेट है मैं दिखाया था आपको, ये प्लेट देखो इसके नीचे चली गई, ठीक है, स्लाइड बीनीथ हो गई, और ये वाली प्लेट उठने लग गई, अपलिफ्ट होने लग गई, क्योंकि कोई भी चीज आपको ऐसे टकराएगी और फिर इसको ऐसे टक्कर हुई तो ये प्लेट उठेगी ना, ये प्लेट ऐसे उठ जाए, तो ये प्लेट इस तरीके से उठी है, ठीक है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारा जो है माउंटेन जो है अपलिफ्ट होने लग गया और हिमालयस का फॉर्मेशन हुआ, ये वाला क्या कहते हैं इस तरीके, ठीक है, ये हमने समझा। ये प्लेट देखो इस तरफ मूव कर रही है, मतलब ये इस तरफ कोलिजन हो रही है, ये इस तरफ हो रही है। चलिए बढ़ते हैं वापस एनसीईआरटी की तरफ। देखो वही वही चीज है यहाँ पे, प्रॉपरली दिखाया, बट यहाँ पे ना अगर आपको नहीं पता ना, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये कौन सी माउंटेन है, कैसे बना हुआ है ये डायग्राम, नहीं समझ आएगा। इसीलिए मैंने आपको थोड़ा सा पहले आइडिया दिया कि क्या होता है। देखो क्या होता है ना, नॉट कहते हैं, कुछ एक चीज होती है नॉट, जैसे यहाँ पे जो पामीर नॉट है, ये पामीर नॉट है ना, यहाँ पे ये हाईएस्ट माउंटेन, यहाँ पे कह सकते हैं काफी ज्यादा ऊंचा माउंटेन होगा, ठीक है। और उसकी दो रेंज आई हुई है, माउंटेन रेंजेस, एक है हिंदू कुश, ठीक है, अफगानिस्तान पाकिस्तान से होते हुए, एक है कुल्लून माउंटेन्स, ठीक है। हिंदू कुश और कुल्लून, ये क्या है, ये पहाड़ है, उसके साथ कह सकते हैं कि साथ साथ और चेन ऑफ माउंटेन्स कह सकते हैं। तो सबसे हाईएस्ट माउंटेन अफगानिस्तान में कह सकते हैं ये है, फिर इसकी चेन आई हुई है, ये भी माउंटेन्स का ही हिस्सा है, इसको हम कहेंगे पामीर नॉट, ठीक है। सो इस तरीके से कुछ हमारी सुलेमान रेंज है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये हमारा है काराकोरम, फिर ये हमारा लद्दाख रीजन, कैलाश रीजन, ये सब ये हमारा ग्रेट हिमालयस का पार्ट है। फिर हमारा जास्कर रेंज, ठीक है, चिपकिला, ये सब, नंदा देवी, ये सब ये डिफरेंट डिफरेंट माउंटेन्स है। और फिर हमारा शिवालिक रेंज है जी, लोएस्ट माउंटेन एकदम, मतलब लेसर हिमालयस भी कहते हैं इसको। तो इस तरीके से कुछ हमारे हिमालयस को जो है तीन पार्ट्स में डिवाइड है, जैसे ग्रेट हिमालयस, मिडल हिमालयस और शिवालिक हिमालयस। देखो यहाँ पे कुछ पीक्स के नाम दिए हुए हैं, मैं अपने आप को थोड़ा सा इधर साइड कर लेता हूँ। देखो ये हमारा माउंट एवरेस्ट, ये कंचनजंगा, ये है मकौलो, धौलागिरी, नंदा पर्वत, ठीक है, नंगा पर्वत, ये है अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामेट, नामचा बरवा, ठीक है। देखो नंगा पर्वत और नामचा बरवा तो एकदम एंड एंड पॉइंट्स पे है ग्रेट हिमालयस के, वो तो हमने पता ही कर लिया। सबसे ऊंची जो पीक है वो है हमारी माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में एग्जिस्ट करती है, और इसकी हाइट है 8848 मीटर, ठीक है, अराउंड 8 किलोमीटर। जमीन से अगर आप 8 किलोमीटर ऊपर जाओगे, तो आप 8 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो आपको पता चल जाएगी क्या क्या हाइट है, काफी हाइट है मतलब। द फोल्ड्स ऑफ ग्रेट हिमालयाज आर एसिमेट्रिकल इन नेचर। एसिमेट्रिकल नेचर कैसे, ग्रेट हिमालयाज, फिर मिडल हिमालयाज, फिर शिवालिक हिमालयाज, और उनकी हाइट भी डिफरेंट डिफरेंट है, इसलिए एसिमेट्रिकल है। द कोर ऑफ द पार्ट ऑफ हिमालय इज कम्पोज ऑफ ग्रेनाइट, ठीक है। कह सकते हैं जो माउंटेन्स हैं, फॉर्मेशन हुआ है हिमालयस माउंटेन्स का, उसके अंदर जो पत्थर है उस पत्थर को हम ग्रेनाइट पत्थर कहते हैं, ठीक है, वो ग्रेनाइट का कंपोज है। इट इज पेरेनियली स्नो बाउंड एंड अ नंबर ऑफ ग्लेशियर डिसेंडेड फ्रॉम दिस रेंज। ऑल्सो ये इतनी हाइट पे है कि हमेशा वहां पे जो टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा कम रहता है। टेम्परेचर कम रहने की वजह से बर्फ जो है वो क्रिएट हो जाती है, मतलब बर्फ जम जाती है और वो स्नो बाउंड हो जाता है। देखो आप जैसे ही जमीन से ऊपर जाने लगोगे ना, तो आपका जो टेम्परेचर है ना वो कम होने लगेगा एट द रेट ऑफ 6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। 1 किलोमीटर जाओगे तो 6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाएगा, फिर 1 किलोमीटर जाओगे फिर 6 डिग्री कम हो जाएगा, फिर 1 किलोमीटर जाओगे फिर 6 डिग्री कम हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, इसको कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। नॉर्मल लैप्स रेट यानी आप धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर जाते रहोगे, ये फंडा है, ये क्या कहते हैं कि इस तरीके से डिग्री, इतना डिग्री टेम्परेचर कम होगा। और जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा आपको ठंड लगेगी, ठीक है, टेम्परेचर कम होता है तो बर्फ जमने लगेगी, स्नो फॉर्मेशन होने लगेगा, ठीक है। इसलिए इन एरियाज में ग्लेशियर्स का फॉर्मेशन हो जाता है क्योंकि हाइट काफी ऊपर है। द रेंज
lying to the south of Himadri form the most rugged mountain system known as हिमाचल और लेसर हिमालयास। ठीक है, इसको हम हिमाचल हिमालयास और लेसर हिमालयास भी कहते हैं। ठीक है, रेंजिंग जो हिमाद्री के नीचे यानी मिडल हिमालयास भी कहते हैं। ठीक है, कंफ्यूज ना हो इसलिए इसको मिडल हिमालयास कहते हैं इसको। ठीक है, इसको मिडल हिमालयास कहते हैं। The ranges are mainly composed of highly compressed and altered rocks. हाईली कंप्रेस्ड रॉक्स है, मैंने बताया कंप्रेस किस तरीके से, जब कोई भी प्लेट मूव करेगी तो हाईली वो कंप्रेस कर देगी मटेरियल को इतना जिससे वो चीज फोल्ड हो जाएगी। अगर मैं इसको इस तरीके से कंप्रेशन इस पे दूंगा तो ये धीरे धीरे फोल्ड होगी ना, इस तरीके से फोल्ड होगी, और फोल्ड होगी तो इस पर कंप्रेशन कितना ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है दो प्लेट्स का, और फॉर्म फोल्ड होने की वजह से ये थोड़ी उठने लगेगी। ये सिर्फ माउंटेन्स तो फॉर्म हो रहे हैं बट खाली कंप्रेसिव फोर्स बहुत ज्यादा है। The altitude varies from 3700 to 4500 meters and the average width is 50 किलोमीटर। ठीक है, एवरेज विद चौड़ाई है 50 किलोमीटर है, हाइट जो है 2400 से 3700 से 4500 मीटर्स के बीच में। While the Pir Panjal range forms the longest and the most important range, the धौलाधर and the महाभारत रेंजेस। यहाँ पे कुछ रेंजेस हैं जिसका नाम है धौलाधर और महाभारत। ठीक है, ये धौलागिरी माउंटेन्स है, रुको आपको दिखेगा नहीं ऐसे, मैं मार्क कराता हूँ, ये धौलागिरी माउंटेन्स है। ठीक है, और ये हमारी मैकाल है। ठीक है, ज्यादा डीप में मत जाओ, बस थोड़ा बहुत समझ आना चाहिए क्योंकि ना इस वाले मैप से समझ नहीं पाओगे, काफी ज्यादा उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो नॉर्मली है इसमें लिखा है वही चीज पढ़नी है कि हमारा जो लेसर हिमालय है वो हमारा धौलाधर और महाभारत रेंजेस है। ठीक है, द रेंज कंसिस्ट ऑफ द रेंज कंसिस्ट ऑफ द फेमस वैली ऑफ कश्मीर। कश्मीर की फेमस वैली भी है यहाँ पे, द कांगड़ा एंड द कुल्लू वैली इन हिमाचल। ठीक है, दिस रीजन इज वेल नोन फॉर हिल स्टेशन। हम जाते हैं ना हिल स्टेशन मनाली कुल्लू मनाली। ठीक है, तो ये कैसे फॉर्म हुआ देखो मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा समझा है। ठीक है, थोड़ा सा समझना है, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा क्या है कॉन्सेप्ट क्या है। वैली का फॉर्मेशन क्यों होता है, ताल का फॉर्मेशन क्या होता है, हम नैनीताल कहते हैं। ठीक है, भीम ताल कहते हैं। ताल का मतलब यहाँ लेक्स का डेवलपमेंट हुआ है, यहाँ लेक है। ठीक है, और हम वैली कहते हैं कश्मीर वैली, हिमाचल वैली, कांगड़ा वैली। क्यों कहते हैं वैली, मैं बताता हूँ। देखो ये हमारा फाउंडेशन फॉर्मेशन हुआ ग्रेट हिमालयास का। ठीक है, ठीक है, फॉर्मेशन हुआ ग्रेट हिमालयास का। जब इसके बाद जब प्लेजर प्लेट और कोलाइड होने लगी, पहले तो फॉर्म कर दिया ग्रेट हिमालय, फिर और कोलाइड हुई, तो उसके बाद क्या है, फिर एक्रीशन डस्ट जो है यहाँ पे जो एक्रीशन था वो फिर इकट्ठा हुआ, फिर फोल्ड हुआ, फिर माउंटेन्स का फॉर्मेशन हुआ। तो फिर जो धीरे धीरे फॉर्म ये फॉर्म हुआ माउंटेन्स, ये देखो ये फॉर्म, सॉरी ये फॉर्म हुआ, और ये थोड़ा सा हमारा मिडल हिमालय का क्रिएट हुआ, और फिर धीरे 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 थोड़ा सा फॉर्म हुआ तो फिर हमारा लेसर हिमालय। ठीक है, अब ये हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये है वैली। ये है वैली, क्यों, क्योंकि ये दो पहाड़ों के बीच में आ रही है। दो पहाड़ों के बीच में जो हिस्सा होता है उसको हम वैली कहते हैं। ठीक है, और यहीं पे लोग अक्सर रहते हैं। ठीक है, रहने वाली जगह कहते हैं इसको, रहते। और यहाँ पे जो है हमारी कश्मीर वैली जो है ये यहीं पे एग्जिस्ट करती है, इसको हम कश्मीर वैली कहते हैं। और ये इतनी ज्यादा फर्टाइल एरिया है कि यहाँ पे वो क्रॉप्स उगती हैं जो कहीं और नहीं उगती, जैसे कि क्या कहते हैं हमारी केसर। ठीक है, सेफ्रन कल्टीवेशन बहुत अच्छा होता है। देखो ये जो एरिया है ना ये बहुत ज्यादा फर्टाइल क्यों हुआ, क्योंकि एक्रीशन डस्ट जो था, मतलब जो कॉन्क्रीट था ऊपर का, वो इतना ज्यादा कंप्रेस हो गया, इतना ज्यादा कंप्रेस हो गया, इतना ज्यादा फर्टाइल हो गया, वो सॉइल इतना ज्यादा फर्टाइल हो गया कि इतनी अच्छी अच्छी यहाँ पे जो हम हैं क्या कहते हैं ड्राई फ्रूट्स का क्या कहते हैं कल्टीवेशन, सैफरन का कल्टीवेशन और एप्पल का कल्टीवेशन। ठीक है, ये सब यहाँ पे क्रिएट होने लग गया, यहाँ पे बहुत अच्छा होता है। इसलिए ये जो हिस्सा है ना कश्मीर का, ये बहुत ज्यादा उपजाऊ है और बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। यहाँ पे जिसकी भी लैंड होगी वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट में रहेगा हमेशा, बिकॉज यहाँ पे जो चीजें उगती है आपको पता ही है कितनी ज्यादा महंगी महंगी मिलती हैं, काफी ज्यादा कॉस्टली मिलती हैं। ठीक है, क्योंकि हर जगह शॉर्टेज होती है बट यहाँ पे उसका फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए सैफरन जो है वो बहुत ज्यादा महंगा है। ठीक है, तो ये जो हमारा वैली है कश्मीर वैली, इसी तरीके से ये हमारी हिमाचल की वैली है। ठीक है, और ताल्स का फॉर्मेशन कब होता है, जब इसके बीच में यही इसी वैली में बीच में पानी भर जाएगा ना, लाइक फ्रॉम द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, ये पहाड़ का पानी आके वहां रुक गया बीच में, तो उसका ताल का फॉर्मेशन हो जाएगा। नैनीताल आप जब भी जाओगे ना तो वहां पे बीच में बहुत बड़ी सी नदी है, वो क्या है, वो ग्लेशियर पिघला हुआ है, वो पानी है वहां पे, इसलिए हम उसको ताल कहते हैं। आप भीमताल जाओगे, भीमताल में भी यही सेम चीज है, इसलिए हम उसको ताल कहते हैं।
ऑल्सो द आउटवर्ड मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय इज कॉल्ड द शिवालिक। मैंने बताया आपको लास्ट वाली जो हिमालय रेंज है वो शिवालिक है, और दे एक्सटेंड ओवर अ विद ऑफ, रुक जाओ पहले पढ़ लेते हैं, 10 to 50 किलोमीटर्स एंड हैव एन एल्टीट्यूड वेराइंग फ्रॉम 900 टू 1100 मीटर्स। ये हम उसका ऑल्टीट्यूडल वेरिएशन है। ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं क्या है पूरा फॉर्म। देखो ये हिमालय हमारा, ये हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है। ओके, हम थोड़ा सा मैप देख लेते हैं। हमने हिमालय को देख ही लिया। यहाँ पे देखो अरावली रेंज है, ये आपको दिख रही होगी अरावली रेंज है यहाँ पे, ये अरावली रेंज है। ये अरावली रेंज का मतलब क्या है यहाँ पे, ये माउंटेन रेंज है, ये नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन है। हमारा हिमालय जो है वेस्ट ईस्ट एक्सटेंशन है, बट ये जो है अरावली जो है नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन है। ये हमारा गुजरात के थोड़े से हिस्से फिर राजस्थान से होते हुए हरियाणा और दिल्ली तक आता है। ठीक है, दिल्ली में जो हमारा प्रेसिडेंट्स हाउस है वो एक्चुअली में अरावली रेंजेस के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, रायसेना हिल्स कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? कहते हैं रायसेना हिल्स। दिल्ली में जो एरिया है जहाँ पे प्रेसिडेंट साहब का हाउस है, वो थोड़ा सा पहाड़ ऐसे लिखिएगा, थोड़ा सा उठा हुआ है। आप जाओगे देखोगे थोड़ा सा ऐसा लगे चढ़ाई है, थोड़ी चढ़ाई क्यों है, वो चढ़ाई है अरावली रेंजेस यहाँ तक आई हुई है। फिर ये हमारा माउंट आबू कहते हैं ना, माउंट आबू जगह का नाम सुना हुआ राजस्थान में। माउंट आबू एक प्लेस है राजस्थान में, वो पहाड़ के ऊपर है, वहां पे वो अरावली के ऊपर बना हुआ है। कहते हैं कि अरावली जो है ओल्डेस्ट माउंटेन्स है। ठीक है, ओल्डेस्ट कहते हैं माउंटेन यहाँ पे। फिर हमारी देखो विंध्या रेंज और सतपुरा रेंज है। विंध्यास और सतपुरास ये हमारी रिफ्ट वैली क्रिएट करती है। ये ब्लॉक माउंटेन्स हैं। देखो ब्लॉक माउंटेन्स का मतलब क्या होता है, देखो जब क्या कहते हैं लैंड के दो हिस्से होते हैं। ठीक है, जब टकराई होगी ना, प्लेट टकराई होगी, मान लो ये पूरी लैंड है। ठीक है, ये पूरी लैंड है, दिख नहीं रहा होगा, रुक जाओ एक सेकंड। ये हमारी लैंड है। ठीक है, जब बीच का हिस्सा टूटता है ना, तो कभी कभी वो इस तरीके से फॉर्मेशन हो जाती है, इस तरीके से। ये हमारी हिस्सा है। ठीक है, ये हिस्सा जो है ये थोड़ा सा ये भी नीचे आ जाएगा, यानी कोलाइड हो गया, ये नीचे धस धस गया हिस्सा थोड़ा सा। तो ये हमारे जो है ब्लॉक माउंटेन्स हैं, और ये हमारी जो है रिफ्ट वैली है। अब माउंटेन्स क्यों है? अगर आप यहाँ खड़े हो, मान लो सपोज ये पर्सन यहाँ खड़ा है, तो ये ऊपर देखेगा तो इसको तो यार पहाड़ दिखेगा ना ऐसे एकदम से स्टीप माउंटेन, तो इसे इसको हम ब्लॉक माउंटेन्स कहते हैं। और कोई ऊपर से नीचे देखेगा तो इसको तो नीचे खाली जगह दिखेगी, तो वो वैली, इसलिए इसको वैली कहते हैं। ये कहते हैं, इससे क्या हुआ, वैली का फॉर्मेशन हुआ। देखो यहाँ पे दो रेंजेस है, माउंटेन रेंजेस, एक है विंध्यन रेंज, एक है सतपुरा रेंज। इसके बीच वाला हिस्सा जो है ना ये वैली है। वैली कैसे? ये धस गया है अंदर, जब टकराई होगी, जब पेनिनसुलर लैंड टकराया होगा तो ये हिस्सा नीचे चला गया। तो ये हिस्सा देखो, ये हमारा जो है, ये जो हिस्सा है ये हमारा है वैली का, और ये हमारी माउंटेन रेंज है। ठीक है, यहाँ पे कुछ और रेंज क्रिएट हो गई, महादेव हिल्स है, ये वाली हिल्स है। ठीक है, और इसके अंदर से हमारी एक नदी बहती है नर्मदा, और ये हमारे यहाँ से तापी। इसको हम रिफ्ट वैली रिवर्स भी कहते हैं, रिफ्ट वैली, क्योंकि ये रिफ्ट वैली में से पास करती हैं। यहाँ पे हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं, ये रे, ये बीच बीच में थोड़ा थोड़ा गैप है। ये देखो ये एरिया जो है ना, ये ऊटी वाला एरिया, यहाँ पे ऊटी है। आप ऊटी कभी गए होगे तो आपको बताओ, ये वाला एरिया जो है ऊटी का है। यहाँ पे नीलगिरी हिल्स भी है, नीलगिरी हिल्स। यहाँ पे एक नीलगिरी हिल्स, इसका नाम नीलगिरी क्यों पड़ा? नीलगिरी इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे एक फ्लावर बहुत अच्छा उगता है, इसका नाम होता है नील कुरुंजी। नील कुरुंजी बहुत सालों बाद वो है, मतलब कह सकते हैं काफी, मतलब एग्जैक्टली मुझे ईयर्स नहीं पता, मतलब इतने साल के बाद वो खिलता है, ब्लू कलर का होता है, इसलिए उसको हम नीलगिरी कहते हैं। और यहाँ पे इसलिए इसका नाम पड़ा नीलगिरी माउंटेन्स। और यहीं पे ऊटी जो माउंटेन्स है, ऊटी जो है हिल स्टेशन है वो है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये माउंटेन बना हुआ है। फिर हमारा केरला में आ गए ये वाले माउंटेन, और ये हमारे जो ये वाला हिस्सा है ये हमारा ईस्टर्न घाट्स है। ठीक है, ये ईस्टर्न घाट्स है। तो आई होप कि आपको काफी, ये देखो यहाँ पे थोड़ा रह गया, ये भी समझ लेते हैं। ये गरो खासी जयंतिया, ये भी माउंटेन रेंजेस हैं, थोड़ी छोटी छोटी, ज्यादा बड़ी नहीं, गरो खासी जयंतिया। और यहाँ पे ये माउंटेन रेंजेस हैं। ठीक है, यहाँ पे 4 माउंटेन रेंज। ओके, और ये देखो हमारी जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, ये देखो सैंगपो रिवर होती है, जब चाइना से बह के आती है तो इसका नाम होता है सैंगपो, और फिर सडन बेंड लेती है इंडिया में, इस तरीके से कुछ, इस तरीके से कुछ इंडिया में बेंड ले रही है।
और यहाँ पे आके इसको हम ब्रह्मपुत्र कहते हैं। देखो यही सेम रिवर है, इसको सैंगपो रिवर यहाँ कहते हैं क्योंकि चाइना में इसको सैंगपो कहते हैं, और फिर इंडिया में आके ब्रह्मपुत्र बन जाती है। ठीक है, उसी तरीके से ये हमारी जो है इंडस रिवर यहाँ से कैलाश रेंज से होती हुई, ठीक है, इस तरीके से फ्लो करती है। इंडस रिवर पाकिस्तान से होती हुई चली जाती है। ठीक है, तो ज्योग्राफी समझनी है तो काफी अच्छे समझ सकते हैं, अगर कभी बैठो तो बहुत अच्छे से क्लियर होगी, हर एक चीज आपको पता चलेगी। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। These ranges, शिवालिक की बात कर रहे हैं, are composed of unconsolidated sediments brought down by the rivers from the main Himalayan ranges located near the north. तो ऊपर से नदियां फ्लो हो रही हैं, चाहे गंगा हो यमुना हो, तो गंगा यमुना भी ग्लेशियर से है। सतोपंथ ग्लेशियर है, वहां से गंगा आती है, उत्तराखंड के अंदर है। उत्तराखंड में सतोपंथ ग्लेशियर से आती है, पहले उसका नाम अलकनंदा होता है, भागीरथी होता है, मिलके वो गंगा बना देती है। और इस तरीके से यमुना नदी भी आती है। तो ये सारी नदी आती है, तो जब देखो, जब क्या होता है, देखो यहाँ पे क्यों लिखा है कि अपने साथ बहुत ज्यादा सेडिमेंट्स लेके आती है। क्यों लेके आती है? जब रिवर एकदम अपने यंग स्टेज में होती है, जब ऊपर से कोई चीज नीचे फ्लो करोगे, देखो आप कोई भी चीज ऊपर से नीचे छोड़ रहे हो, ऊपर से नीचे छोड़ोगे, तो अगर बीच में कोई ऐसी भारी हिस्सा भी होगा ना, तो भी उसके साथ चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा है, एक तो स्लांट भी है, और जब ऊपर से कोई नीचे भेजोगे तो फ्लो का प्रेशर जो होगा वो काफी तेज होगा। इसीलिए ऊपर के जो सेडिमेंट्स हैं पहाड़ के, वो नीचे आ जाते हैं जब ऊपर से रिवर नीचे फ्लो करती है। जैसे गंगा रिवर, ठीक है, ये ग्लेशियर से पिघलती नीचे आती है। और ऑल्सो जब रिवर यंग स्टेज में होती है, तो वो जो ये मान लो ये प्लेन, ये जगह है जिसपे रिवर फ्लो हो रही है, ठीक है, ये जगह पे रिवर फ्लो हो रही है, इस पे फ्लो होते हुए ना वो रिवर ना डाउन कटिंग करती है। इसको कहते हैं डाउन कटिंग। क्या कहते हैं? डाउन कटिंग। ठीक है, भूल जाओ कोई बात नहीं, लेकिन डाउन कटिंग क्या मतलब क्या होता है? जब रिवर यंग स्टेज में होती है, तो नीचे के जो पत्थर होते हैं उसको तोड़ते हुए चलती है, घूम, क्योंकि देखो जब नदी चलती है तो आपको पता होगा कि नदी के आप बीच में एकदम से जाओगे तो बीच में बहुत ज्यादा लहर तेज होती है, उसको हम कहते हैं एक तरीके से होता है, वो घूमती है नदी बीच में ना, क्या कहते हैं, पत्थर होते हैं, और वो नदी ना ऐसे इस तरीके से घूम घूम के चलती है अंदर, आप देखोगे। एक चीज होती है, मैं आपको क्लियर करूंगा कभी वीडियो में दिखाऊंगा तो उससे क्या होता है ना, नीचे के जो ग्लेशियर, जो जमीन के जो पत्थर होते हैं ना, मतलब उसको तोड़ते हुए चलती है और अपने साथ फ्लो लेके चलती है, सेडिमेंट्स के साथ लेके चलती है। तो क्या होता है, ऊपर से पत्थर लेके आ रही है, लेकिन नीचे नीचे आते आते अगर मान लो ये पहाड़ है, यहाँ से आ रही है लेके धीरे धीरे, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्लेन एरिया होगा, तो यहाँ पे पत्थर जमा होने लगेंगे। क्यों? क्योंकि अब उतना प्रेशर भी नहीं है, मतलब उतना स्लांट भी नहीं है कि ये एकदम से नीचे आ जाएगा, ऐसा भी नहीं, हल्का सा ऐसा हो गया प्लेन एरिया। ऑल्सो जो नदी है उसका जो बहाव है वो भी थोड़ा सा कम हो गया है। ठीक है, तो वो जो पत्थर उसने लेके आई है वो वहां पे जाके छोड़ देगी, जो उसके साथ आए थे फ्लो के साथ, वहां जाके रुक जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि शिवालिक में जो है, तो काफी ज्यादा वो सेडिमेंट्स हैं, वो ऊपर से आई है लेके वो, ठीक है, रिवर। यहाँ पे इसलिए ये चीज लिखी हुई है, दीज वैलीज आर कवर्ड विथ थिक ग्रेवल एंड एलुवियम। थिक ग्रेवल और एलुवियम क्यों? ग्रेवल क्या होता है? सेडिमेंट्स ही होते हैं, पत्थर का हिस्सा ही ग्रेवल होता है, छोटे छोटे। और एलुवियम क्यों? देखो पत्थर जब रगड़ते हैं, जब रगड़ खाते हैं, तो उसके जो ऊपर का हिस्सा होता है वो टूटने लग जाता है। ठीक है, वो टूटता है, और वो बहुत सा फाइन होता है। ठीक है, फाइन होने की वजह से वो सॉइल का फॉर्मेशन करता है। इसलिए कहते हैं ये एलुवियम जो होता है ना, ये डिपॉजिट होने लग जाता है आके। इसलिए जो हमारा गंगा वाला गंगा यमुना वाला जो उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब वाला एरिया है ना, बहुत ज्यादा फर्टाइल है, बिकॉज ये नदियां ऊपर से सेडिमेंट्स लाई, और उसके साथ साथ एलुवियम भी लाई, जो तोड़ पत्थर टूट रहा है, पत्थर टूटने की वजह से वो जो फाइन पार्टिकल्स है वो सॉइल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और वो आके यहाँ पे जमा हो जा रहे हैं, और जमा होने की वजह से ये जब जमा होते हैं तो ग्रेट प्लेन्स कहते हैं। ग्रेट प्लेन्स में बहुत ज्यादा अच्छी उपज होती है, इस वजह से कहते हैं यूपी बिहार, यहाँ पे आपका कल्टीवेशन बहुत अच्छा होता है। लॉन्गिट्यूडल वैली लाइंग बिटवीन द लेसर हिमालय एंड द शिवालिक इज नोन एज डून्स। डून्स का फॉर्मेशन, जैसे देहरादून, ठीक है, देहरादून का नाम सुना होगा आपने, डून्स का फॉर्मेशन भी होता है। जो वैलीज के बीच में, जो पहाड़ के बीच में, मैंने बताया कि जो होता है उसको डून्स भी कहते हैं। देहरादून, कोटली दून, पटली दून आर सम ऑफ द वेल नोन डून्स। ठीक है, besides the longitudinal divisions, the Himalayas have been divided on the basis of regions from west to east. These divisions have been demarcated by river valleys. For example, the part of Himalayas lying between Indus and Satluj have been traditionally known as the Punjab Himalayas. ठीक है, उनको पंजाब हिमालयास कहते हैं। जो देखो मैं बताता हूँ, तो एक सेकंड गाइस, एक सेकंड में डायग्राम निकाल रहा हूँ आपके लिए। देखो ये कुछ जो है हमारा जो वेस्ट टू ईस्ट का जो हमारा हिमालय माउंटेन है, वो डिवाइड किस तरीके से है। देखो ये हमारे पंजाब हिमालयाज हैं,
स्टार्टिंग के 560 किलोमीटर तक। उसके बाद हमारे कुमाऊं हिमालयाज हैं, ठीक है, इन दोनों, ये दोनों, ठीक है। फिर हमारा नेपाल हिमालयाज है, ठीक है, बिटवीन काली और कोसी रिवर। देखो, देखो, ये हमारे पंजाब हिमालयज हैं स्टार्टिंग के, ये हमारे हैं इंडस और सतलुज रिवर के बीच में। फिर हमारे क्या कहते हैं, कुमाऊं हिमालयज बिटवीन सतलुज एंड काली रिवर्स। फिर हमारा नेपाल हिमालयज है बिटवीन काली एंड कोसी रिवर्स। और फिर हमारे सिक्किम हिमालयज है बीच में, ये हमारे कोसी और तीस्ता रिवर। और बीच लास्ट में हमारे असम हिमालय है बिटवीन तीस्ता एंड दिहांग रिवर्स। दिहांग का दूसरा नाम ब्रह्मपुत्रा ही है, बट यहाँ पे उसको दिहांग बोलते हैं। जब ब्रह्मपुत्रा एंटर करती है इंडिया में तो उसको दिहांग रिवर के नाम से जानते हैं। दिहांग और दिबांग दो रिवर्स होती है और मिल जाती है, फिर वो बन जाती है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, कुछ यहाँ वाले मैप से भी समझते हैं। ये हमारे इंडस नदी रिवर फ्लो कर रही है और ये सतलज रिवर है। इंडस और सतलज, इसके बीच में हमारे पंजाब हिमालय है। फिर ये हमारे बीच में सतलज और यमुना के बीच में हमारे कुमाऊं, गंगा के बीच में कुमाऊं हिमालय। ठीक है, काली रिवर के बीच में, सॉरी, फिर काली और तीस्ता रिवर के बीच में हमारे नेपाल हिमालय है। और लास्ट में हमारे असम हिमालय है। ठीक है, तीस्ता रिवर और दिहांग रिवर यानी ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच में। तो आपको हाई होप ये वाला तो क्लियर हो गया वो मामला अच्छे से। सो इंडस सतलज पंजाब हिमालय, बट इट इज ऑल्सो नोन एज रीजन एज कश्मीर और हिमाचल हिमालय फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रिस्पेक्टिवली। जो पहले वाले जो होते हैं इंडस और काली सतलज रिवर के बीच में, उसको पंजाब हिमालय कहते हैं। और ये क्या कहते हैं, कश्मीर हिमालय और हिमाचल हिमालय भी इसको कहते हैं। ठीक है, द पार्ट ऑफ हिमालय लाइंग बिटवीन सतलज एंड काली रिवर इज नोन एज कुमाऊं हिमालय। फिर काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय। फिर तीस्ता और दिहांग रिवर के बीच में असम हिमालय। ठीक है, देयर आर रीजनल नेम्स इन दीज ब्रॉड एंड कैटेगरीज। फाइंड आउट सम रीजनल नेम्स ऑफ द हिमालयस। अभी आपको रीजनल नेम्स निकालने हो तो वो अलग चीज होती है, वो भी निकाल सकते हो आप। द ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालयस। जो ब्रह्मपुत्र है वो ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है, ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री। ठीक है, बियॉन्ड द दिहांग गॉर्ज द हिमालयस बेंड शार्पली टू द साउथ एंड स्प्रेड अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया। ब्रह्मपुत्र ऐसे करके सडन बेंड लेती है ना, यूं इस तरीके से, वो ये सडन गॉर्ज है वहां पे कह सकते हैं। ठीक है, गॉर्ज है, वहां से तुरंत एंटर करती है इंडिया में। दे आर नोन एज पूर्वांचल और ईस्टर्न हिमालयाज। पूर्वांचल और ईस्टर्न हिमालयाज भी कहते हैं। दीज हिल्स रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर मोस्टली कंपोज ऑफ स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन्स। यहाँ पे जो पत्थर है उसका क्वालिटी, वो सैंडस्टोन की क्वालिटी है, सैंडस्टोन की, स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन की। ठीक है, विच आर सेडिमेंट्री रॉक्स। देखो सेडिमेंट्री रॉक्स कौन सी होती है, एक तो इग्नियस होती है, एक होती है मेटामॉर्फिक रॉक, और एक होती है सेडिमेंट्री रॉक। इग्नियस रॉक कौन सी होती है, जब जमीन के अंदर मैग्मा ठंडा होता है। ठीक है, सॉरी, जमीन के अंदर मैग्मा होता है, एक तो इनर होता है जो जमीन के अंदर ही रह के ठंडा हो जाता है, और एक बाहर निकल जाता है, बाहर निकल के जो ठंडा होता है, उनको कहते हैं हम इग्नियस रॉक्स। ठीक है, उनको हम कहते हैं इग्नियस रॉक। सेडिमेंट्री रॉक कौन सी होती है, जब फ्रॉम एयर या वाटर या किसी भी मूवमेंट की वजह से पत्थर टूटता है और बाद में आके जमा होता है सेडिमेंट की फॉर्म में, सेडिमेंटेशन होता है उसका, इसको प्रोसेस को कहते हैं सेडिमेंटेशन। तो पत्थर जब आके जमा होता है, तो जैसे लाइमस्टोन हो गया, ठीक है, ये हमारा जो चौक चौक पत्थर कहते हैं जिसको, वो सेडिमेंटेशन की वजह से बना है, तो उसको सेडिमेंटेशन रॉक कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं उसको। और एक होती है मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक जो होती है, बहुत प्रेशर की वजह से कोई कन्वर्ट होता है पत्थर, उसको कहते हैं मेटामॉर्फिक। लाइक हीट और प्रेशर, ठीक है, इन दोनों की वजह से अगर पत्थर कन्वर्ट हो जाता है, भाई कोल जो है वो कन्वर्ट हो जाता है डायमंड में बिकॉज ऑफ हीट एंड प्रेशर, तो उसको कहेंगे मेटामॉर्फिक रॉक है। ठीक है, मेटाफोर हुई है, यानी वो मेटाफोर का मतलब हुई है नेचर जो है चेंज किया है अपना, नेचर उसने अपना चेंज कर लिया है, मेटामॉर्फिक रॉक है वो। ठीक है, तो हमने इग्नियस समझी, जमीन के अंदर हो ग्रेनाइट या हाइपरबेसल, या बाहर आके, ठीक है, जमा हो जाती है, ठंडी होती है, तो उसको इग्नियस कहते हैं। इसको कहते हैं फर्स्ट रॉक कहते हैं, क्योंकि ये पहली बार रॉक बना है, क्योंकि पहले तो मैग्मा था फिर रॉक बन गया। फिर सेडिमेंट्री पता है टूट के बनता है, मेटामॉर्फिक और इग्नियस अगर टूटता है तो आके कहीं जमा होती है, फिर सेडिमेंटेशन का प्रोसेस हो जिससे वो कन्वर्ट हो जाती है एक रॉक के अंदर मिलके, लाइक चौक पत्थर हो गया, ये सेडिमेंट्री रॉक है। ठीक है, उसको सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं, और मेटामॉर्फिक मैंने बता दिया। तो सेडिमेंट्री रॉक्स है हमारी पूर्वंचल हिमालयास, कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट, दे आर मोस्टली पैरेलल रेंजेस एंड वैलीज। ठीक है, पैरेलल रेंजेस में
मतलब इस तरीके से माउंटेन फॉर्मेशन हुआ है, इस तरीके से। ये हमारा अरुणाचल है, फिर ये हमारी नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, इस तरीके से स्टेट्स है और ऐसे नॉर्थ टू साउथ बना हुआ है। द पूर्वांचल कंप्राइज द पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर एंड मिज़ो। जो मैंने आपको 4 हिल्स बता रहा था वो यही हिल है, पटकाई, नागा, मणिपुरी और मिज़ो। पटकाई सबसे ऊपर अरुणाचल में, फिर नागा नागालैंड में, फिर मणिपुर में और फिर मिज़ोरम में मिज़ो हिल्स। ये मिज़ो हिल्स कुछ इस तरीके से है, कुछ इस तरीके से। अब हम बात करते हैं ग्रेट प्लेन्स की। ग्रेट प्लेन्स कैसे मैंने बताया था कि बने थे, क्योंकि फॉर्मेशन हुआ था माउंटेन्स का, वहाँ से नदियाँ आई थी, नदियों ने सेडिमेंटेशन लाए थे, अपने साथ एल्यूवियम लाए थे और यहाँ पे आके जमा कर दिया। तो ये अपर गंगा केनाल है, ये मिडल गंगा प्लेन है, मिडल गंगा प्लेन काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है, ये ब्रह्मपुत्रा प्लेन है। प्लेन्स कैसे बनते हैं? जब पहाड़ समतल हो जाता है, पहाड़ नहीं रह जाता, फिर वो प्लेन हो जाता है और वहाँ पे आके सेडिमेंटेशन का प्रोसेस और एल्यूवियम का प्रोसेस होता है, तो वो प्लेन बन जाता है। ये लोअर गंगा प्लेन है, ठीक है? ये हमारा पेनिनसुलर प्लाट है, अभी हम पेनिनसुलर पढ़ेंगे तो देख लेंगे इसको। ये हमारा डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट और हॉट डेजर्ट। ये हमारा कोस्ट है, ये हमारा ग्रेट हिमालयाज, शिवालिक हिमालयाज, ये गढ़वाल और ये कुमाऊं, ठीक है? अब हम नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करते हैं। नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है गाइस? अब नॉर्दर्न प्लेन्स की तरफ आ चुके हैं हम। The northern plains have been formed by the interplay of three major river systems, namely Indus, गंगा और ब्रह्मपुत्र। नॉर्दर्न प्लेन्स इस वजह से बने हैं, ठीक है, इन इन रिवर्स की वजह से। अलॉन्ग विद देयर ट्रिब्यूटरीज, जो कि ट्रिब्यूटरीज गंगा की ट्रिब्यूटरीज, ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज मतलब वो रिवर जो बाद में आके मेन रिवर को ज्वाइन करती हैं। कोई छोटी स्मॉल रिवर है, वो आके मेन रिवर लाइक गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंदस, इनको आगे ज्वाइन करेगी तो वो ट्रिब्यूटरी हो जाएगी। और अगर मेन रिवर आगे जाके डिफरेंट डिफरेंट ऐसे ऐसे चैनल्स बना लेती है, डिफरेंट डिफरेंट चैनल फैल जाती है, उसको कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटरी। पहले तो ट्रिब्यूटरी क्या होती है, कोई छोटी रिवर है वो आके मेन रिवर से मिली तो ट्रिब्यूटरी हो गई, वो गंगा की ट्रिब्यूटरी, इंडस की ट्रिब्यूटरी। और वही जो गंगा रिवर है, इंडस रिवर है, ब्रह्मपुत्र है, मेन रिवर है, वो आगे जाके जब बिल्कुल प्लेन एरिया हो जाता है तो रिवर फ्लो नहीं करती, फिर रिवर सेडिमेंटेशन मतलब जो भी लेके आई सेडिमेंट वो अपना डिपॉजिट करने लग जाती है। तो उस टाइम पे क्या होता है, वो बीच बीच में छोटे छोटे पानी जो रास्ते बना लेती है अपने, उसको डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। कभी पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा डायग्राम। और ये जो प्लेन है ये फॉर्म होता है एलुवियल सॉइल का। मैंने बोला एलुवियम डिपॉजिट लेके आती है और यहाँ पे आके जमा कर देती है, इसलिए एलुवियम सॉइल का फॉर्मेशन होता है। द डिपोजिशन ऑफ एलुवियम इज वास्ट बेसिन लाइंग एट द फुटहिल्स ऑफ हिमालयस ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर्म द फर्टाइल प्लेन। इस वजह से एलुवियम की वजह से फर्टाइल हो गया प्लेन। It spread over an area of 7 lakh square kilometer. The plain belongs to 2400 kilometer long to 40 to 320 kilometer broad and is densely populated physiographic division. Densely populated क्यों है? Because यहाँ पे उपज कल्टीवेशन बहुत अच्छा होता है, तो लोग वहीं रहेंगे जहाँ पे कल्टीवेशन अच्छा होगा, क्योंकि तभी उनकी फूड की क्या कहते हैं रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती रहे, इसलिए डेंसली पॉपुलेटेड भी है। विद अ रिच सॉइल कवर कंबाइंड विद एडुकेट वाटर, वाटर सप्लाई भी है गंगा इन सब की, एंड फेवरेबल क्लाइमेट, इट इज एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया। जैसे मैंने बोला था बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव पार्ट है, एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव पार्ट है। ये हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स है, लाइक हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न दिल्ली, ठीक है, और बिहार, वेस्ट बंगाल, असम का कुछ एरिया। द रिवर्स कमिंग फ्रॉम द नॉर्दर्न माउंटेन्स इन्वॉल्व इन डिपोजिशनल वर्क, मैंने बोला वो डिपॉजिट करती हैं इन द लोअर कोर्स ड्यू टू जेंटल स्लोप। जेंटल मतलब देखो, एक तो होती है स्लांटिंग स्लोप, एक होती है जेंटल स्लोप। स्लोप का मतलब होता है चढ़ाई कितनी है, एक चढ़ाई ऐसे होगी, एक चढ़ाई हल्की सी ऐसे होगी, तो ये वाली जो होगी वो जेंटल होगी। तो यहाँ पे रिवर का फ्लो जो है धीमा हो जाएगा और वो डिपॉजिट करना चालू कर देगी जो अभी तक वो सेडिमेंट कैरी कर रही थी। द वेलोसिटी ऑफ रिवर डिक्रीजेस, पानी का बहाव जो कम होने लग गया इस वाली पोजीशन पे, तो अभी जो जमा छोड़ रही है अपने साथ जो लाई थी, विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ रिवराइन आइलैंड्स। इसलिए रिवराइन आइलैंड्स बनाती है। रिवराइन आइलैंड्स कैसे, बीच में अगर एक छोटा सा डिपॉजिट हो गया, नदी के बीच में ज्यादा डिपॉजिट हो गया मिट्टी का, तो वो बीच में थोड़ा लैंड एरिया दिखने लगेगा ना, तो वो रिवराइन आइलैंड की तरह बना दिया उसने, छोटा सा आइलैंड बना दिया ना, पानियों के बीचों बीच आइलैंड बन गया। आइलैंड का मतलब क्या होता है, एक ऐसा लैंड मास जो तीनों साइड से, चारों साइड से पानी से घिरा हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, रिवर फ्लो हो रही है, उसने डिपॉजिट कर दिया बीच में ज्यादा हिस्सा,
तो वो नदी के थोड़ा सा ऊपर आ गया हिस्सा, वो जमीन वाला हिस्सा, क्योंकि वहां पे सेडिमेंट का डिपॉजिट ज्यादा हो गया और रिवर आइलैंड क्रिएट कर दिया। द रिवर्स इन द लोअर कोर्स स्प्लिट इनटू न्यूमरस चैनल्स टू बिग डिपोजिशन ऑफ सिल्ट। मैंने बोला न्यूमरस चैनल्स में फ्लो हो जाती है क्योंकि सिल्ट का डिपॉजिट करती है। दीज चैनल्स आर नोन एज डिस्ट्रीब्यूटरीज। मैंने बताया था इसको डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। मान लो ये नदी आ रही है, ये यहाँ पे आके इसकी स्लोप इतनी कम हो गई है, मतलब उसकी स्पीड इतनी कम हो गई है, बिल्कुल जान नहीं बची नदी में। अब नदी जो भी लाई थी सब छोड़ रही है, तो वो इस तरीके से फैलने लगेगी। जो बीच का हिस्सा है ना, ये बीच का हिस्सा, ये बीच का हिस्सा, ये बीच का हिस्सा, ये बीच का हिस्सा, ये रिवर एंड आइलैंड बन जाएंगे और ये जो हो जाएगी डिस्ट्रीब्यूटरीज की फॉर्मेशन करेगी। सो जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वो ब्रॉडली डिवाइड होते हैं तीन सेक्शंस में। एक होता है वेस्टर्न सेक्शन जो कि नॉर्दर्न प्लेन का है, वो रेफर्ड होता है पंजाब प्लेन्स, पंजाब वाला एरिया पंजाब प्लेन्स। फिर इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज की वजह से बनता है। एंड दिस प्लेन इज लाइड इन पाकिस्तान, ज्यादातर मोस्टली हिस्सा पाकिस्तान में है। फिर इंडस एंड ट्रिब्यूटरीज झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, पांच नदियां फ्लो करती हैं पंजाब से। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। और इंडस नदी जो होती है जम्मू कश्मीर से होती हुई पाकिस्तान चली जाती है। ठीक है, बाद में ये पांचों नदियां मिलके सतलुज से मिलती हैं और फिर वापस इंडस में जाके जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो ये पांच नदियां हैं पंजाब से फ्लो करती है, इसलिए इसको पंजाब का नाम पड़ा पंजाब। पंजाब यानी पांच नदियों का देश, पांच नदियों का स्टेट। तो वहां से पांच नदियां फ्लो कर रही है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। और इसलिए कहते हैं ये बहुत ज्यादा फर्टाइल एरिया, क्योंकि जब दो रिवर फ्लो करती है तो उसके बीच का हिस्सा दोआब कहलाता है। दोआब, DOAB, दोआब। दोआब का मतलब होता है ये एरिया बहुत फर्टाइल है, बिकॉज दोनों साइड पे पानी की फैसिलिटी है और पानी साथ साथ अपने एल्यूवियम डिपॉजिट ला रही है, तो वो उसको जमा कर रही है, तो उसको दोआब कहते हैं। बहुत ज्यादा फर्टाइल एरिया होता है। ठीक है, ओरिजिनेट इन हिमालय, दिस सेक्शन ऑफ द प्लेन इज डोमिनेटेड बाय द दोआब्स। मैंने बोला ना, दो नदियों के बीच का हिस्सा दोआब कहलाएगा। और फिर दूसरा होता है गंगा प्लेन। प्लेन एक्सटेंड बिटवीन घग्गर नदी, घग्गर नदी हरियाणा से होती है फ्लो। और तीस्ता रिवर, तीस्ता रिवर कहाँ से होती है? बिहार से फ्लो होती है। इट स्प्रेड ओवर नॉर्थ इंडिया इन द हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल एंड ईस्ट पर्टिकुलरली असम लाइज इन ब्रह्मपुत्र प्लेन। और ईस्ट में जो है ब्रह्मपुत्र प्लेन्स है। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर जनरली डिस्क्राइब्ड एज फ्लैट लैंड। नॉर्दर्न प्लेन्स को हम फ्लैट लैंड कहते हैं। नो वेरिएशन इन इट्स रिलीफ, रिलीफ में कोई वेरिएशन नहीं होता। रिलीफ का मतलब क्या होता है? लैंड कैसी है। अगर वेरिएशन होगा तो कुछ पहाड़ होंगे, कुछ नदियां होंगी, मतलब कुछ पहाड़ होंगे, कुछ डेजर्ट होगा, ये रिलीफ के वेरिएशन होते हैं। बट अगर प्लेन सिंपल है, एक सीधी समतल जमीन है, तो कहेंगे रिलीफ जो है प्लेन है। रिलीफ का मतलब होता है लैंड कैसी है। ठीक है, इट इज नॉट ट्रू, sorry, it is not true. The vast plains also have diverse relief features. According to the variation in the relief feature, the northern plains can be divided into four regions. कैसे कैसे four regions हैं? The rivers, after descending from the mountain, deposit pebbles in a narrow belt of about 8 to 16 kilometers in width, lying parallel to the slopes of the Shivaliks. इसको हम कहेंगे भाबर। भाबर का मतलब क्या होता है? देखो, जब रिवर फ्लो करती है, नीचे जाती है, तो धीरे धीरे क्या होता है? डिपॉजिट छोड़ती है, अपना जो डिपॉजिट किया है उसको छोड़ने लग जाती है। तो पहली वाली जो हिस्सा होगा उसको भाबर कहेंगे। यहाँ पे बड़े बड़े डिपॉजिट, बड़े बड़े पत्थर छोड़ के जाएगी वो। ठीक है, ऑल द स्ट्रीम्स डिसअपियर इन द भाबर बेल्ट। क्यों? बड़े पत्थर हैं, नदी नीचे से फ्लो करने लग जाती है। पत्थर ऊपर रह जाते हैं, नदी नीचे से फ्लो करती है, इसलिए कहते हैं नदी डिसअपियर होगी। आपने कभी भी देखा होगा कि पत्थर बहुत सारे पड़े हुए हैं नदी वाले हिस्से में, पहाड़ों वाले रीजन में ही देखोगे, नीचे नहीं देखोगे। नीचे तो पूरी प्रॉपर नदी फ्लो होती है। ऊपर देखोगे, देखोगे जैसे कभी भी आप वैष्णो देवी गए हो या क्या कहते हैं केदारनाथ गए हो, दिखेगा पत्थर बहुत होंगे बीच में, बड़े बड़े पेबल्स होंगे नदी के बीच में, जो नदी फ्लो हो रही है। लाइक वहां बद्री केदारनाथ से जो नदी फ्लो होती है, ठीक है, वहां बड़े बड़े पत्थर दिखेंगे। मतलब नदी फ्लो तो हो रही है बट नीचे से हो रही है, मतलब पत्थर इतने ज्यादा हैं बड़े बड़े कि वो फ्लो हो रही है नीचे से। साउथ ऑफ दिस बेल्ट, पावर के नीचे आएंगे, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स री एमर्ज। अब पत्थर छोटे नीचे छोटे रह गए तो पानी दिखने लगेगा, पानी ऊपर फ्लो होगा, उसको कहते हैं री एमर्जेंस ऑफ रिवर। अब रिवर दिखने लग गई, स्ट्रीम दिखने लग गई। ठीक है, और क्रिएट अ वेट स्वैम्पियन मार्शी एरिया। क्यों? क्योंकि अब जो पत्थर हैं वो छोटे छोटे हैं, सॉइल हो गई है, तो मार्शी एरिया, थोड़ा दलदली एरिया बना देंगे। क्योंकि देखो बड़े पत्थर पीछे ही छूट चुके हैं, अब जो ये नदी आगे आई है वो अपने साथ छोटे छोटे कंकड़ लेके आई है। कंकड़ क्या होते हैं, कभी कभी बहुत ज्यादा जब मैश हो जाते हैं तो वो थोड़ा मिट्टी वाला फॉर्म कर देते हैं, इसलिए स्वैम्पी एरिया हो जाता है। ठीक है, वेट एरिया हो जाता है, इसको हम कहते हैं तेराई। पहले भाबर, फिर तेराई। दिस वॉज थिकली फॉरेस्टेड रीजन फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट क्यों है यहाँ पे? क्योंकि सॉइल है, सॉइल है तो प्लांट्स उग गए, प्लांट उग गए, ट्री की फॉर्मेशन हो गया, फॉरेस्ट बन गए। इसलिए ये वाला एरिया कहते हैं वाइल्ड लाइफ का एरिया, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का एरिया।
द फॉरेस्ट हैव बीन cleared to create agricultural land so to settle migrants from Pakistan after partition. Locate दुधवा नेशनल पार्क इन द रीजन। तो उत्तराखंड में दुधवा नेशनल पार्क है, उत्तराखंड में नहीं है, यूपी में आई थिंक दुधवा नेशनल। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, उसको इग्नोर करना। हाँ, दुधवा नेशनल पार्क यूपी में है। तो यूपी जो और बाकी जो फॉरेस्ट्री एरिया है उसको काट दिया गया ताकि एग्रीकल्चर उगा पाए, क्योंकि जब लोग यहाँ पे आएंगे तो लोगों को सेटल तो करना पड़ेगा ना, तो काटा गया एरिया। ये कुछ इमेजेस हैं खबर, और उस तरीके से किस तरीके से फॉर्म होता है दिखाता हूँ मैं आपको। ये हमारा हिमालय है। देखो नदी जब नीचे, जहाँ पे स्लोप देखो कितनी ज्यादा है, स्लोप दिख रही है बहुत ज्यादा है, तो स्लोप है तो बहुत जल्दी जल्दी सामान सेडिमेंट्स को कैरी करेगी। फिर थोड़ी स्लोप कम हुई, देखो यहाँ पे थोड़ा समतल जमीन है, तो यहाँ पे उसने डिपॉजिट करना चालू कर दिया बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े सेडिमेंट्स को। इसको भावर कहेंगे। फिर जब नीचे आई तो थोड़े कोर्स ग्रेन, छोटे छोटे पत्थर डिपॉजिट करे यहाँ पे, तो इसको कहेंगे तेराई बेल्ट। ठीक है। ऑल्सो मान लो ये नदी फ्लो हो रही है, नदी फ्लो हो रही है, धीरे धीरे क्या होगा ना, नदी जब फ्लो होगी ना तो धीरे धीरे वो जमीन को ना तोड़ना चालू करती है। जब फ्लो होती है नदी तो बीच बीच में एरिया को, कंकड़ को तोड़ती रहती है, जमीन को तोड़ती रहती है, तो वो एरिया और नीचे नीचे बनता रहता है। जब मान लो ये नदी है, मान लो ये नदी है, ये नदी है, ये नदी फ्लो कर रही है, ठीक है। धीरे धीरे क्या होगा, ये जो है, ये वाला हिस्सा जो नदी का, ये वाला हिस्सा उसको तोड़ना चालू करेगा। ये अंदर की बात कर, मतलब ये नदी के नीचे की बात बता रहा हूँ, ना कि साइड्स की, प्लेन्स की बात, वो मतलब कोस्ट की बात नहीं कर रहा, नदी के नीचे। तो ये थोड़ा थोड़ा ना ऐसे नदी ना नीचे नीचे तोड़ने लगेगी। ठीक है, इस तरीके से नदी ना ऐसे 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 हिस्सा तोड़ने लगेगी। तो ये जो देखो, ये जो एरिया बन गया, यहाँ पे जो, यहाँ जो फ्लो हो रही है नदी, ये जो नदी फ्लो हो रही है, ये नीचे चली गई, थोड़ा सा और नीचे चली गई, तो इससे क्या होगा, जो ऊपर वाली बेल्ट होगी इसको बांगर कहेंगे। ये ओल्ड एलुवियम है, पुराना एलुवियम, और खादर बनेगा न्यू एलुवियम, यानी नया नया अभी ये हिस्सा बना है, इसको हम न्यू एलुवियम कहते हैं। आपको समझ आएगा, अभी दिखाता हूँ। ये देखो, ये देखो, देखो, देखो।
हेलो गाइस, थोड़ा सा माइक जो है डिस्कनेक्ट हो गया था, आई नो दैट। तो देखो, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कहाँ पे माइक जो है स्टॉप हुआ था। बट जो मैंने इस पेज पे पढ़ा है वो आपके सामने दोबारा रिपीट कर देता हूँ जल्दी जल्दी थोड़ा सा। ठीक है, ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, ये पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है हमारा डेक्कन प्लेट्यू वाला रीजन जो है उसको हम पेनिनसुलर प्लेट्यू वाला रीजन है वो कहते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, आप बताना कि कहाँ से कहाँ तक का वीडियो जो है जिसके अंदर आपका कंटेंट जो है मिस हुआ है। तो आई विल मेक अगेन अ वीडियो ऑन दैट फॉर शॉर्ट वीडियो, इसमें हम जो इस वाला रिमेनिंग टॉपिक है जिसमें आपका वीडियो थोड़ा मिस, जो ऑडियो मिस हुआ है उसको हम रिपीट कर देंगे। ठीक है, ये वाला जो है डेक्कन प्लेट्यू वाला रीजन आपको पता ही है। डेक्कन प्लेट्यू किस तरीके से फॉर्म हुआ था, जब हमारा पेनिनसुलर इंडिया रीयूनियन हॉटस्पॉट से गुजरा था तो वहां से जो मैग्मा है वो बाहर आया था। और वो मैग्मा बाहर आया था, उसके बाद वो फॉर्म हो गया, जम गया, और उससे हमारी इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स बनी थी, और जिससे क्रिएट हुआ था, क्रिएशन हुआ था हमारा डेक्कन लावा प्लेट्यू का। ये जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है, ये ईस्टवर्ड एक्सटेंशन करता है दामोदर रिवर की वजह से। दामोदर रिवर जो है वेस्ट बंगाल में फ्लो होती है और वहां पे जाकर गंगा रिवर से कनेक्ट करती है। ठीक है, तो डेक्कन प्लेट्यू कहते हैं, छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है हमारा, उसका एक्सटेंशन वहां तक है। तो डेक्कन प्लेट्यू वो ट्रायंगुलर लैंड मास है। मान लो ये वाला लैंड मास है, इस तरीके से ये ट्रायंगुलर लैंड मास है ना, तो इसको डेक्कन प्लेट्यू कहते हैं। ये नर्मदा रिवर जो है इसका नॉर्दर्न मोस्ट बाउंड्री है। सतपुरा रेंज जो कि यहाँ पे ब्रॉड है, मतलब इस वाले रेंज में ये ब्रॉड है काफी, और नीचे आके नैरो हो रहा है। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट हिल्स है, महादेव हिल्स, कैमूर हिल्स, मैकाल हिल्स। ठीक है, और डेक्कन प्लेट्यू जो है ये हायर है ऑन द वेस्ट साइड पे हायर है, और इसके स्लोप्स जो है ईस्टवर्ड आ रहे हैं। मतलब ये डेक्कन प्लेट्यू है, ये हमारा वेस्टर्न घाट्स है। तो जो वेस्टर्न घाट्स है वो थोड़ा ऊंचे एरिया पे बना हुआ है, तो वहां से जो स्लोप है वो इस तरीके से बनी हुई है। तो नदियां जो हैं वो इस वाले एरिया से यूं यूं फ्लो करती हैं इस तरीके से। ठीक है, और बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती हैं। और पेनिनसुलर प्लेट्यू का एक एक्सटेंशन मेघालय में भी है जिसको कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू भी कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैंने बताया था कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू भी कहते हैं, और यहाँ पे 3 हिल्स है, गरो, खासी और जैंतिया। ठीक है, गरो, खासी और जैंतिया। अब हमारे वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स जो कि मार्क करते हैं वेस्टर्न और ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, और यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स में जो स्पेसीज है जहाँ से हम वेस्टर्न घाट्स क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि वेस्टर्न घाट्स तो पहाड़ है, उनको क्रॉस करने के लिए रास्ता तो चाहिए होगा। तो लाइक थार घाट, बोल घाट और पाल घाट ऐसी चीजें हैं। वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन द ईस्टर्न घाट्स बिकॉज वेस्टर्न घाट्स की हाइट जो है 900 मीटर्स है, और ईस्टर्न घाट जो है, वेस्टर्न घाट्स की हाइट 900 1600 मीटर्स तक है, और अगेंस्ट द 600 मीटर्स ऑफ ईस्टर्न घाट, यानी ईस्टर्न घाट्स की जो हाइट है वो कम है। ईस्टर्न घाट स्ट्रेच फ्रॉम महानदी वैली से नीलगिरी साउथ में, जो नीलगिरी जहाँ पे ऊटी वाला रीजन है वहां तक एक्सटेंड करती है। ईस्टर्न घाट्स डिसकंटिन्यूस माउंटेन्स हैं। डिसकंटिन्यूस से मान लो ये हमारी बाउंड्री, और वेस्टर्न ईस्टर्न घाट्स कुछ ऐसे ऐसे बने हुए हैं। ठीक है, यानी बीच में काफी ज्यादा गैप है, और यहाँ से जो है रिवर्स फ्लो करती हैं और बे ऑफ बंगाल वाले एरिया में जाके मिलती है, training into the Bay of Bengal. The Western Ghats cause orographic rain by facing the rain bearing most moist winds to race along the western slopes of the Ghats. क्या होता है, देखो, ये हमारे ये हमारे जो हैं, ये हमारे ये हमारे क्या कहते हैं, ये हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं। तो जब हवा आती है, वार्म मॉइस्चर आती है, तो मॉइस्चर जब यहाँ आती है तो ऐसे ना फिर ये उसको ऊपर आती है इस तरीके से, ये ऊपर आती है, इसको कहते हैं ओरोग्राफिक। जब माउंटेन से कोई मॉइस्ट एयर, जो रेन बियरिंग क्लाउड्स हैं, ये रेन बियरिंग क्लाउड्स है, ये रेन वाले क्लाउड्स हैं, ये इस तरीके से आए, और ये क्या कहते हैं, पहाड़ आ गया तो पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगेगी, पहाड़ के ऊपर जाने लगेगी एयर, इसको कहते हैं ओरोग्राफिक। और जब ये ऊपर जाएगी तो जैसे जैसे हाइट पे जाएगी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जो है वो बढ़ने लगेगी, और एक टाइम आएगा जब एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी 100% हो जाएगी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का मतलब कि वाटर जो है, क्लाउड्स का फॉर्मेशन में जो वाटर है वो सेचुरेशन पॉइंट में पहुंच गया है, और उसके बाद रेन होने लगेगी। तो यहाँ पे जो रेन होगी इसको हम कहेंगे ओरोग्राफिक रेन, यहाँ पे जो रेन होगी इसको कहेंगे ओरोग्राफिक रेन। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। The Western Ghats are known by different name, local name. The height of the Western Ghats progressively increases from north to south. नॉर्थ से साउथ आएगी तो इंक्रीज होगी हाइट, और नीलगिरी के पास सबसे ज्यादा हाइट होगी। हाईएस्ट पीक्स इंक्लूड अनाईमुडी एंड द डोडा बेटा, ये तमिलनाडु के अंदर, केरला के अंदर है। महेंद्रगिरी 1501 मीटर्स एज द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट्स। महेंद्रगिरी जो है ईस्टर्न घाट्स की सबसे ऊंची पीक है, और वेस्टर्न घाट्स की अनाईमुडी और डोडा बेटा है।
शेवरॉय हिल्स एंड द जावड़ी हिल्स आर लोकेटेड इन द साउथ ईस्ट। शेवरॉय हिल्स और जावड़ी हिल्स ये साउथ ईस्ट जो है, मतलब ईस्टर्न घाट के साउथ ईस्ट जगह पे वहां पे लोकेट करते हैं। ठीक है। और लोकेशन ऑफ फेमस हिल स्टेशन लाइक उदयमंगलम और पॉपुलरली नोन एज ऊटी और कोडाई कनाल। ऊटी और कोडाई कनाल जैसे हिल स्टेशन भी यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं वेस्टर्न घाट्स पे। ठीक है। वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज द ब्लैक सॉइल एरिया कॉल्ड डेक्कन ट्रैप। ब्लैक सॉइल एरिया है। अब इसको डेक्कन ट्रैप क्यों कहते हैं ये भी समझो। ट्रैप मतलब कि कुछ इस तरीके से बना हुआ है डेक्कन ट्रैप। ये हमारे वेस्टर्न घाट से सबसे ऊंचे, फिर नीचे नीचे ऐसे एरिया आ रहा है। तो ये ट्रैप की फॉर्मेशन कर रहा है ना, सीडीओ की स्टेप लाइक फीचर है। स्टेप लाइक फीचर को फ्रेंच के अंदर ट्रैप कहते हैं। ठीक है। तो स्टेप लाइक फीचर को डेक्कन ट्रैप कहते हैं। दिस इज वॉल्केनिक ओरिजिन हेंस द रॉक्स आर इग्नियस। मैंने बोला था मैग्मा ऊपर आता है जमता है, वो इग्नियस रॉक है। तो क्या है मतलब इसका ओरिजिन जो है वो वॉल्केनिक है। एक्चुअली दीज रॉक्स हैव डिनोटेड ओवर टाइम एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक साइड। और धीरे धीरे जो ये रॉक्स थी ये टूटी हवा की वजह से, पानी की वजह से, और इन्होंने फॉर्मेशन किया ब्लैक सॉइल का। क्योंकि पत्थर टूटता है तो कोई ना कोई फाइन ग्रेन्स बनते हैं जिससे वो फॉर्मेशन होता है सॉइल का। तो यहाँ पे इसने ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन किया जिसमें हम कॉटन कल्टीवेशन काफी अच्छा करते हैं। द अरावली हिल्स लाई ऑन द वेस्टर्न एंड द नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। अरावली से मुझे पता है हमें कहाँ, हमने ऊपर देखे थे मालो प्लेट्यू के किनारे के, राजस्थान में है। नॉर्थ और साउथ का एक्सटेंशन है उनका। दीज आर हाईली इरोडेड हिल्स एंड आर फाउंड इन ब्रोकन हिल्स। इरोड हो गए हैं क्योंकि बहुत साल पहले है, तो वेदरिंग की वजह से, वेदरिंग और इरोजन की वजह से इरोड हो गए हैं। दे एक्सटेंड फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली इन द साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। मैंने बताया था साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ये ऐसे होती है डायरेक्शन। साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ये होती है। ठीक है। अब बात करेंगे इंडियन डेजर्ट की। तो इंडियन डेजर्ट दो हैं, एक तो थार डेजर्ट है जिसको हॉट डेजर्ट कहते हैं, सैंडी डेजर्ट कहते हैं। एक हमारा कोल्ड डेजर्ट है जो लद्दाख के अंदर है। द इंडियन डेजर्ट टुवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ अरावली हिल्स स्टार्ट होता है। इट इज अनड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन कवर्ड विद सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स किस तरीके से बनते हैं, यूं बनते हैं, यूं बनते हैं। ठीक है। इसको कहते हैं सैंड ड्यून, सैंड के ऐसे ऐसे बन जाते हैं। अब हाँ, आपने कभी भी डेजर्ट देखा होगा तो कुछ इस तरीके से आप दिखेगा। ठीक है। और ये यहाँ पे रेनफॉल जो है काफी कम होती है, यानी 150 mm पर ईयर होती है रेनफॉल, बहुत ज्यादा कम है। इट हैज एरिड क्लाइमेट, एरिड मतलब सूखा क्लाइमेट है, एरिड है। ठीक है। ड्राई क्लाइमेट है विद लो वेजिटेशन कवर, वेजिटेशन काफी कम है क्योंकि पानी नहीं है। स्ट्रीम्स अपीयर थ्रू द रेनी सीजन, और स्ट्रीम्स यानी पानी की जो नदियां हैं वो कब अपीयर होती हैं, जब बारिश होती है। Soon after they disappear into the sand and they do not have enough water to reach the sea. लूनी is one of the river in this region. एक लूनी रिवर है जो गुजरात से फ्लो होती है और रन ऑफ कच्छ में आके रुक जाती है क्योंकि इतना पानी होता नहीं कि वो आगे फ्लो कर पाए, और सैंड के अंदर दब जाती है। तो लूनी रिवर जो है वो हमारी ग्रेट रन ऑफ कच्छ तक आती है राजस्थान से होती हुई। बारचंस क्रिसेंट शेप ड्यूज कवर लार्ज एरियाज बट लॉन्गिट्यूडनल ड्यूज बिकम। बारचंस मैंने बताया ना, ये इस तरीके से यूं बनता है, सैंड ड्यून्स होते हैं, ये इस तरीके से बनते हैं बार चंक्स, इसको बार चंक्स कहते हैं। क्रिसेंट, ये देखो क्रिसेंट की शेप है ना, ये क्रिसेंट शेप है ना, ये क्रिसेंट शेप का बनता है। मोर प्रोमिनेंट नियर द इंडो पाकिस्तान बाउंड्री एंड दे हैव विजिट जैसलमेर, यू मे गो सी सच काइंड ऑफ बार चंक्स। यानी जैसलमेर में अगर जाओगे तो आपको दिखेगा इस तरीके से बार चंक्स। ठीक है। फिर हम बात करेंगे कोस्टल प्लेन्स की। कोस्टल प्लेन्स हमारे जो पेनिनसुलर प्लेटू के नीचे वाला हिस्सा है, लाइक कोस्ट से कौन कौन से स्टेट्स कनेक्टेड है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश। ठीक है। वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ये सब स्टेट्स जो है ये वेस्ट कोस्ट से कनेक्टेड है। द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज फ्लैंक्ड बाय स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स रनिंग अलोंग द अरेबियन सी टू द वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल टू द ईस्ट। मान लो ये हिस्सा इंडिया का है, ये वाला हिस्सा जो है अरेबियन सी है, ये वाला हिस्सा जो है वेस्ट वे बे ऑफ बंगाल है। ठीक है। द वेस्टर्न कोस्ट सैंडविच बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी। ठीक है। वेस्टर्न कोस्ट सैंडविच बिटवीन द, ये वेस्टर्न घाट्स हैं और ये अरेबियन सी है। तो इसके बीच में जो ये है ये हमारा वेस्टर्न, ये हमारा वेस्टर्न कोस्ट है, और बे ऑफ बंगाल और ईस्टर्न घाट्स के बीच में हमारा ईस्टर्न कोस्ट है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शन। द नॉर्दर्न पार्ट कंसिस्ट ऑफ कोंकण, मुंबई, गोवा, सेंट्रल इसको कन्नड़ प्लेन, while the southern stretch is known as मालाबार कोस्ट। ये जो हमारा हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है ये 3 हिस्सों में डिवाइड है, मालाबार, कोंकण कोस्ट। ठीक है। इस तरीके से, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। और जो प्लेन्स हैं बे ऑफ बंगाल के आर वाइड एंड लेवल,
प्लेन्स जो वेस्ट बंगाल के हैं, वो प्लेन्स जो हैं वो काफी ज्यादा वाइड है और लेवल फील्ड है। लेवल मतलब ज्यादा स्लांट नहीं है, स्लोप नहीं है। इन द नॉर्दर्न पार्ट इट इज रेफर टू एज नॉर्दर्न सरकार। देखो ये जो ये हिस्सा है, ये ऐसे 3 हिस्सों में डिवाइडेड है और ये हिस्सा ऐसे 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा। तो ये वाला हिस्सा जो है नॉर्दर्न सरकार है, ये वाला हिस्सा नॉर्दर्न सरकार कहते हैं क्योंकि ईस्टर्न घाट्स के अंदर आ रहा है। ठीक है। इन द नॉर्दर्न पार्ट इट इज रेफर टू एज नॉर्दर्न सरकार, व्हाइल द सदर्न पार्ट इज नोन एज कोरोमंडल कोस्ट। ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये कोरोमंडल कोस्ट है। Large rivers such as Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri have formed extensive deltas on its coast. डेल्टास का मैंने बताया था, कोई यूं इस तरीके से रिवर जो है बाद में जाके फैल जाती है तो डेल्टा क्रिएट करती है। डेल्टा मतलब वहां पे आके डिपोजिशन स्टार्ट कर देती है। वीडियो पॉज हो रहा है। हेलो 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 हेलो। हाँ ठीक है। तो ये जो हिस्सा है, ये हमारा जो है कोरोमंडल कोस्ट है और यहाँ पे जो है हमारी रिवर्स जो है डेल्टा क्रिएट करती हैं। लेक चिलिका इज इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट। उड़ीसा के अंदर एक चिलिका लेक है, चिलिका लेक वहां पे है। ठीक है। तो वो जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं आइलैंड्स की। तो ये हमारा अंडमान और निकोबार आइलैंड्स हैं। ठीक है। ये हमारे नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान, लोअर अंडमान, लिटिल अंडमान। ठीक है। और फिर कार निकोबार। ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे और ग्रेट निकोबार ये रहा। उसी तरीके से यहाँ हमारे लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं जो डिवाइड करते हैं बाय 9 डिग्री चैनल। ये हमारे लक्षद्वीप आइलैंड से डिफरेंट डिफरेंट। लक्षद्वीप में 100 आइलैंड्स है अप्रोक्सीमेटली। और उसके नीचे हमारी मिनिकॉय आइलैंड। ठीक है। और उसके नीचे 8 डिग्री चैनल है, फिर हमारा मालदीव आ जाता है। तो आइलैंड्स की बात कर रहे हैं तो यू हैव ऑलरेडी सीन दैट इंडिया हैज अ वास्ट मेनलैंड, बिसाइड दिस कंट्री हैड 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स। हमें पता है लक्षद्वीप और अंडमान आइलैंड्स हैं। लोकेट द लक्षद्वीप आइलैंड्स ग्रुप एंड क्लोज टू मालाबार कोस्ट ऑफ केरला। मैंने बताया कि केरला के किनारे जो केरला वाला हिस्सा उसको मालाबार कोस्ट कहते हैं। दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड इज कंपोज ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड्स। देखो कोरल्स क्या होते हैं। देखो कोरल्स होते हैं पानी के अंदर जब थोड़ी बहुत लैंड रहती है ना, क्योंकि देखो पानी, जब हम पानी के अंदर जाते हैं तुरंत की तुरंत पूरा एकदम डीप ओशन नहीं आता। तुरंत तुरंत स्लोप, तो क्या कहते हैं उसको, कॉन्टिनेंटल स्लोप होती है, कॉन्टिनेंटल स्लोप। उसको कहते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप, यानी लैंड का हिस्सा इस तरीके से स्लोप क्रिएट करता है पानी के अंदर अभी जब जाते हैं। मान लो ये हमारी कोस्ट है, ठीक है, इंडिया की। तो ये कुछ यहाँ पे ऐसा हिस्सा रहेगा जो पानी के अंदर रहेगा लेकिन वो लैंड का पार्ट रहेगा, थोड़ा स्लोपी एरिया। तो यहाँ पे ना कुछ ऐसे पत्थर होते हैं, पत्थरों के ऊपर ना उनको सनलाइट मिलती है, वो फोटिक जोन में यानी सनलाइट आ रही है वहां पे। तो वहां पे कुछ ऐसे टाइप के प्लांट्स उगते हैं जिनको हम कोरल्स कहते हैं। कोरल्स होते हैं एक कह सकते हैं कैल्शियम के डिपॉजिट्स होते हैं, कैल्सियरियस डिपॉजिट्स होते हैं। ठीक है। और वो कैल्सियरियस डिपॉजिट्स का फॉर्मेशन होता है, काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। आप देखोगे कभी आप कोरल्स को अपने टीवीज में देखा होगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा एक वीडियो में कोरल्स क्या होते हैं। चलो मैं आपको पहले कोरल्स दिखाई देता हूँ। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से कुछ कोरल्स होते हैं। मेरी वीडियो थोड़ी पॉज हो गई थी, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, अब ठीक है, अब सही चल रही है। तो ये हमारे कोरल्स होते हैं, राइट, इसमें दिखाया गया जिस तरीके से। तो हमने देखा किस तरीके से कोरल्स का फॉर्मेशन होता है, कोस्ट के पास होता है बिकॉज ऑफ कॉन्टिनेंटल स्लोप। वहां पे जगह होती है, वो फुटिंग जोन होता है। क्योंकि अगर डीप ओशन में चले जाएंगे तो वहां सनलाइट नहीं आएगी, तो इसलिए थोड़ा सा ऐसा एरिया जहाँ पे सनलाइट भी आए और पानी के अंदर रहो, तो वहां कोरल्स का फॉर्मेशन होता है। अर्लियर दे आर नोन एज लकाडीफ, मिनिकॉय एंड मने। ये लक्षद्वीप आइलैंड की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इसको लेकाडाइफ, मिनिकॉय, एमेंडाइफ आइलैंड के नाम से भी जानते थे। और 1973 में इनको लक्षद्वीप नाम दे दिया गया। इट कवर स्मॉल एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। कवरती आइलैंड इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स ऑफ लक्षद्वीप। कवरती जो है वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स है जहां से पूरा कंट्रोल होता है, एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल करते हैं लक्षद्वीप को। दिस आइलैंड ग्रुप हैज ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। द पिट्टी आइलैंड्स व्हिच इज अनइनहेबिटेड हैज अ बर्ड सेंचुरी। तो पिट्टी आइलैंड्स में बर्ड सेंचुरी है। ठीक है। तो 1 सेकंड गाइस, हाँ। So now you see the elongated chain of island located in Bay of Bengal extended from north to south. They are Andaman and Nicobar Islands. They are bigger in size and are more numerous and scattered. The entire group of islands is divided into two broad categories. The Andaman in the north
निकोबार इन द साउथ। तो हमने देखा कि अंडमान और निकोबार कहाँ पे होता है, बे ऑफ बंगाल वाले एरिया में। अंडमान में ऊपर नॉर्थ अंडमान है, नीचे ग्रेट निकोबार है। इट इज बिलीव दैट दीज आइलैंड्स आर एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन्स, जो हमारे माउंटेन्स थे, फॉर्म बताया था मैंने, माउंटेन्स का फॉर्मेशन हुआ था जब, तो कुछ हिस्सा पानी के अंदर से भी माउंटेन्स का क्रिएट हुआ था, वो यही वाला हिस्सा है। These island group of known as great strategic importance for the country. There is great diversity of flora and fauna, plant और animal variety काफी अच्छी है यहाँ पे, तो great diversity है यहाँ पे। और these island grows to the equator, experience equatorial climate and has thick forest cover। क्योंकि इक्वेटर के काफी पास है तो इक्वेटोरियल क्लाइमेट होता है, और यहाँ पे इक्वेटोरियल रीजन्स होते हैं, वहाँ पे आप देखा होगा कि फॉरेस्ट एरिया बहुत थिक होता है, बहुत थिक फॉरेस्ट कवर होता है। ठीक है। A detailed account of different physiographic units highlights the unique features of each region. It would, however, be clear that each region complements the other and makes the country richer in natural resources. Different regions हैं, different natural resources हैं, इस वजह से इंडिया है काफी ज्यादा rich in natural resources. The mountainous are the major source of water and forest. Northern plains are the granaries of the country, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है of rice, wheat, ठीक है, इन सबका। They provide us the base of early civilization. The plateau is storehouse of minerals. मालवा प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, बुंदेलखंड प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू, यहाँ पे काफी ज्यादा मिनरल्स होते हैं, लाइक माइका और रुटाइल, और मतलब डिफरेंट जो मिनरल्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, वो सब यहाँ पे मिलते हैं। इट प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द कंट्री। इंडस्ट्रियल सेक्टर में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द कोस्टल रीजन्स और आइलैंड ग्रुप प्रोवाइड फिशिंग जोन्स और पोर्ट एक्टिविटीज, यहाँ से हमारी शिप्स जो हैं वो जाती हैं। Thus, the diverse physical features of the land have immersed further possibilities for the development। ठीक है। तो इसी तरीके से हमारा जो इंडिया है वो, उसका जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है काफी ज्यादा रिच है, और इसी तरीके से हम जो है हमें काफी ज्यादा सपोर्ट भी करता है डिफरेंट तरीकों से। तो इसी के साथ हमने आज का चैप्टर कंप्लीट किया। मैंने जो एक्स्ट्रा चीजें बताई उसको आप ध्यान रखना, क्योंकि आने वाले फर्दर टॉपिक्स में या अगली क्लास में आपको वो काफी रेलिवेंट लगेगा, काफी ज्यादा यूजफुल लगेगा, और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार मैंने पहली बार पढ़ा है, आपको पहले से पता होना चाहिए। ठीक है, इसलिए मैंने आपको अभी से बता दिया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपने वीडियो पूरा देखा हो। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस।